फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है धातु एवं अधातु। यानी कौन कौन सी धातु होती है, कौन कौन सी अधातु होती है, ये किस प्रकार से कार्य करती है, यानी कौन कौन से जो जो तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यानी उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, यानी किस प्रकार की उनकी क्रिया होती है, वो अभिक्रिया करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। ऐसा फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम आता है धातु। फ्रेंड्स, धातु होती क्या है? क्योंकि मेन टू धातु पता होना चाहिए धातु होती क्या है। तो फ्रेंड्स, वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात बढ़ते होते हैं, तन्य होते हैं, धात्विक होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? वो होती है धातु। धातु कौन कौन सी होती है? जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी। यानी ये सब किसमें आते हैं? ये सब आते हैं धातु के अंदर। क्लियर हो गया? यानी जो धातुएं होती हैं आमतौर पे कठोर, अपारदर्शी और चमकदार होती हैं। क्लियर हुआ? एक धातु आघातवर्धी होती है, तन्य होती है, यानी उन्हें हथौड़ों से पीट कर दबाकर उनको नया आकार देने योग्य होती है धातु। यानी कि सोने की धातु होती है, जिसको हम मतलब कूट पीट कर हम उस चाहे जैसा डिजाइन उसके ऊपर दे सकते हैं। होता है ना? तो इसी प्रकार से को हथौड़े से पीट कर दबाकर नया आकार देने में भी सक्षम होती है। धातु विद्युत की और ताप की मतलब की चालकता मतलब की कहते हैं सुचालक होती हैं। क्लियर हो गया? यानी कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर पपड़ी के रूप में होती हैं और कुछ ऐस के रूप में होती हैं। यानी धातुओं की पॉलिश भी की जाती है, जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर, लोहा आदि। समझ में आ गया कि धातुओं क्या होती है? यानी धातुओं से आप ये अर्थ निकाल सकते हैं कि एक जो धातुएं होती है मतलब कि जैसे कि उनको नया आकार देने में होती है, मतलब कि तन्य होती है, आघातवर्ध्य होती हैं, मतलब कि अनेक प्रकार से उनको नए नए डिजाइन उनको दे सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे अधातु। यानी अधातु क्या होती है? फ्रेंड्स, अधातु से आप वो समझ सकते हैं जिन तत्वों में धातु वाले गुण नहीं होते। धातु वाले गुण तो अलग होते हैं, लेकिन ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जिनके अंदर धातु वाले गुण नहीं होते, उनको बोला जाता है अधातु। क्लियर हो गया? ये भंगुर होते हैं, गर्मी और बिजली के खराब कंडक्टर से होते हैं, और मतलब कि जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गई, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गई, ब्रोमीन हो गई, क्लोरीन हो गई। समझ में आ गई? साल क्या होती है? सब अधातु होती हैं। जैसे कि अधातुओं का जो घनत्व धातु की तुलना में बहुत कम होता है। अधातु में क्रिस्टलीय आयतन भी बहुत छोटा सा होता है। जो अधातु होती हैं किसी वस्तु से टकराने के बाद कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं देती हैं। अधातु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है, यानी वो धनात्मक होती हैं। अधातुओं की विद्युलता मतलब कि बहुत ही कम होती है, और अधातुएं मजबूत नहीं होती हैं, और कमरे के ताप पर मतलब कि ठोस, तरल, गैस में अनेक अवस्था में जो होते हैं अधातु अनेक प्रकार से वो पाई जाती हैं। अब आता है कि अधातु का उपयोग, जैसे कि इनका प्रयोग शुद्ध रूप में किया जाएगा या फिर अनेक जो होते हैं ना यौगिक होते हैं उन सब के साथ मिलाकर इनका उपयोग किया जाएगा। समझ में आ गया आपको? यानी किस किस प्रकार से ये काम करती हैं। अब हम पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुण कि धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, भौतिक गुण से आप ये समझ सकते हैं कि धात्विक चमक, कठोरता, आघात वर्णता, तन्यता, चालकता, भौतिक अवस्था, गलनांक, घनत्व और ध्वनि नियुक्ता, ये सब इसके भौतिक गुण होते हैं। धात्विक चमक क्या होती है फ्रेंड्स? शुद्ध अवस्था में धातुओं में एक चमक होती है जिसको धात्विक चमक कहा जाता है। समझ में आया? कठोरता क्या होती है? ज्यादातर धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो होती है ना वो नरम प्रकार की धातुएं दो होती है जो नरम होती है, बाकी सब कठोर होती हैं। आघात वर्णता क्या होती है? धातुओं को पीट कर चद्दर बनाए सकते हैं। तन्यता क्या होती है? इनको पतले तार के रूप में जितना चाहे उतना लंबा बना सकते हैं। समझ में आ गया? चालकता क्या होती है? धातु विद्युत ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। और भौतिक अवस्था क्या होती है फ्रेंड्स? साधारण तापमान पर सभी वस्तुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा की तरल अवस्था में पाया जाता है। गलनांक क्या होता है? धातुओं का गलनांक ज्यादातर बहुत ज्यादा होता है। घनत्व क्या होता है?
सोडियम या पोटेशियम को छोड़कर बाकी सभी धातुओं का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। इसका सोडियम और पोटेशियम का, समझ में आ गई। और धमनी युक्ता क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम उन धातुओं के ऊपर चोट लगते हैं तो उनमें बजने वाली आवाज नहीं आती। और धातु कौन कौन सी होती हैं? सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, सब कहते हैं सब धातु वाले होते हैं। क्लियर हो गया? यानी वे धातु वे ठोस व चमकीली होती हैं। विद्युत उष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुओं के अंदर तन्यता होती है। धातु अघात वर्ण्य होती है और धात्विक होती है। फिर हो गई। अब आता है अघात वर्धता। फ्रेंड्स ये क्या होता है? अघात वर्धता धातु की वह होती है जिनको हथौड़े से आसानी से पीट कर पतली चद्दर के रूप में फैला सकते हैं। यानी कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको हम हथौड़े से पीट कर पतली चादर के रूप में फैला सकते हैं। इसी को आघात वर्धता कहते हैं। यानी सोने के देखा आपने, सोना को हम मतलब कि कूट पीट के उसको मतलब कि एक पतली सी चादर के रूप में कितना भी लंबा बना सकते हैं। समझ में आ गई? जो कि एक गुण होता है। यानी धातुओं को हथौड़े से पीट कर, बेल कर, रोलिंग करके उनको आसानी से चपटा कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि सोना, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, चांदी, सीसा आदि। समझ में आ गई? यानी आवर्त सारणी के अंदर 1 से लेकर 10 तक जो होते हैं, जो जितने तत्व मौजूद हैं उन सब के अंदर आघात वर्णता पाई जाती है। और सोना इसलिए बोलते हैं, सोना बहुत ही लचीला होता है और तन्य धातु होती है। ठीक, दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य की इसकी मोटाई कम होती है। इसको आसानी से लुढ़काया या फिर पीटा जा सकता है। सोने की पन्नी होती है ना, वो आघात वर्णता का सबसे अच्छा मतलब कि उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। देखिए आपने देखी होगी ना, सोने की पन्नी होती है, वो इसी का एक उदाहरण होता है। अब आता है तन्यता। फ्रेंड्स तन्यता क्या होती है? धातु के पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं तन्यता। यानी धातु को खींचकर उसका तार बनाना ही धातु की तन्यता होती है, जो कि धातु का एक गुण होता है। यानी धातु के अंदर बिना दरार, बिना धकेले, बिना उनको अलग किए एक तार के रूप में, यानी 1 ग्राम सोने को से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। समझ में आई? ये होती है तन्यता। और ये गुण सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम इन सब के अंदर पाया जाता है। और सोने के अंदर तो मोस्टली तन्यता पाई जाती है, क्योंकि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। और तन्यता के कारण हमें लंबे धातु मतलब पाए जाते हैं। तन्यता का मतलब होता है बिना टूटे विरूपण करना, या फिर भंगुर अवस्था में जो होती है ना टूट जाती है, उस प्रकार से इनको बताया गया है। समझ में आ गई कि अघात वर्णता क्या होती है और तन्यता क्या होती है। अब आता है पीवीसी, यानी न्यू वर्ड आया पीवीसी। तो पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि पीवीसी होता है। ये क्या होता है? एक मानव निर्मित प्लास्टिक होता है, जो कि यह बहुमुखी होता है, टिकाऊ सामग्री है। इसे विनाइल भी कहा जाता है। और पीवीसी का इस्तेमाल कई तरह के उत्पाद के रूप में किया जाता है। समझ में आया कि पीवीसी का जो इस्तेमाल होता है वो किस किस प्रकार से किया जाता है। यानी ये सबसे पहले गए, मतलब सबसे पहले खोजे गए प्लास्टिक में से एक नंबर 1 पे आता है पीवीसी, पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन। और तीसरा नंबर क्या था? पीवीसी। क्लियर हो गया? इसके अंदर बात की जाए तो 57% कितना होता है? यानी 57% तो इसके अंदर नमक पाया जाएगा और 43% इसके अंदर गैस पाई जाएगी। समझ में आया? यानी 57% नमक और 43 तेल या फिर गैस के रूप में इसके मतलब इसके अंदर बनता है। ये एक थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है, जिसका मतलब होता है गर्म करने पर उसको अलग अलग आकार देना, लेकिन ठंडा होने पर वह वैसे अपने उसी रूप के अंदर आ जाना। यानी कम लागत में अधिक काम करने वाली सामग्री के रूप में पीवीसी को माना जाता है। यानी ये एक मतलब ऐसा होता है जो ऊष्मा और रासायनिक पदार्थ मतलब कि प्रभावित नहीं कर पाते हैं। और यह प्राकृतिक रबर, लैक्टस के रूप में मतलब कि अलग इस्तेमाल करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पीवीसी का इस्तेमाल किस चीज में करते हैं, तो पाइप के रूप में, पैकेजिंग सामग्री में, कार व बच्चों के खिलौने, साइडिंग, खिड़कियों के फ्रेम, कोट, स्किलिंग उपकरण, जूते, जैकेट, एप्रेन, यानी काफी चीज बनाने में पीवीसी का यूज किया जाता है। यानी पीवीसी रबड़ जैसी सामग्री होती है जो कि विद्युत की कुचालक होती है। अब आता है धन्विक। तो धन्विक क्या होता है फ्रेंड्स?
यानी सोनरस क्या होता है, धात्विक मतलब कि एक ऐसा भौतिक गुण होता है जिसके मतलब कि हड़तली या फिर ध्वनि पैदा करते हैं। धातुओं के इस गुण का उपयोग स्कूल की घंटी के रूप में किया जाता है। से आप समझ सकते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र, यानी ध्वनि से पूर्ण तरह से तेज मधुर आवाज के रूप में इसको सोनारस कहता है। और धातुओं की कठोर सतह से टकरा कर ये आवाज उत्पन्न करते हैं, यानी जो धातु होती है कठोर होती है, उसकी सतह से टकरा कर एक मधुर मतलब की आवाज को उत्पन्न करता है। इसको बोला जाएगा सोनारस या फिर ध्वनिक। क्लियर हो गया? इसका अर्थ क्या होता है, उच्च स्तरीय या फिर आडंबरपूर्ण यानी मधुर और स्पष्ट आवाज को निकालना इसका अर्थ होता है। जैसे कि स्कूल की घंटी का मतलब कि मंदिर की घंटियों के रूप में, होल के पीछे मतलब कि ना संगीत के रूप में इसका यूज किया जाता है। और इसमें कौन कौन से होते हैं, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, टीन हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, वो सब सोनारस के रूप में यूज किया जाता है। अब आता है अधातु। फ्रेंड्स, अधातु क्या होता है, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ब्रोमीन, हीलियम, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन और रेडोन, ये सब क्या है, ये सब होती है अधातुएं। क्लियर हो गया? यानी अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाती हैं। कुछ अधातुएं भंगुर या सुस्त या फिर नरम होती है, यानी भंगुर भी होती है, सुस्त भी होती है और नरम भी होती है। हीरा के लिए एक अपवाद बोला गया है कि वो कठोर अधातु के रूप में माना जाता है, हीरे की अपवाद है। और ग्रेफाइट को छोड़ के अन्य अधातुएं उष्मा की विद्युत की कुचालक के रूप में काम करती हैं। और अधातु धात्विक चमक नहीं होती, ये ध्वनि युक्त नहीं होते, इसमें आघात वर्णता नहीं होती, इसके अंदर तन्यता भी नहीं होती है। जो अधातु इनकी चमक फीकी होती है और आयोडन युक्त इसकी चमकदार इसके अंदर दिखाया जाता है। जैसे कि कोयला, जाकर, प्रगाद, भूकर, भास्कर, हैलोजन या फिर एक्रिय गैस, वो सब किसमें आती हैं, वो सब आती है अधातुओं के अंदर। कौन कौन सी हो जाएंगी, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ब्रोमीन, कोयला, सब एक्रिय गैस के रूप में इनको माना जाए, सब होती है अधातुएं होती हैं। क्लियर हो गया? यानी अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए कि कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं होती है। अगर बताऊं, जो अधातुएं होती हैं वो मतलब कि दिखने में तो मतलब कि कुछ मलम में होती है, मतलब कुछ नरम सी होती है, हथौड़े की हल्की सी चोट पर ये टूट जाती हैं। इनके अंदर मतलब कि धातु से मतलब अच्छे टकराने के बाद कोई आवाज नहीं आती है, यानी इनका यूज सोनारस के रूप में नहीं होता है। ये उष्मा विद्युत की कुचालक होती है, इनमें चमक नहीं होती, ये ठोस, द्रव गैसें अन्य रूपों में ये पाई जाती हैं। हो गया? यानी आवर्त सारणी के बारे में बताऊं, तो आवर्त सारणी के 20 तत्वों में से हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब क्या होती है, सब होती है अधातुएं। यानी आवर्त सारणी के समूह 18 में नोबल गैस या फिर अक्रिय गैस शामिल की गई है, वो सब किस में आती हैं, वो सब आती हैं अधातु के रूप में, इनको माना जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है अधातुओं के भौतिक गुण, यानी इनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं अधातुओं के, यानी इनकी कौन से, जैसे भंगुरता होना, चमक होना, चालकता होना, घनत्व होना, गलनांक या क्वथनांक होना, भौतिक अवस्था होना, आघात वर्णता होना, तन्यता होना, किस प्रकार से होती है इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। भंगुरता क्या होती है फ्रेंड्स, कुछ होती है अधातु जो कि भंगुर होती है, उनको पीट कर चद्दर नहीं बना सकते, यानी वो टूट जाती है, उनको चद्दर नहीं होती। चमक, इनके अंदर हल्की सी चमक होती है, यानी चमक ना के बराबर होती है, ये प्रकाश में भली बात मतलब कि मतलब परावर्तन नहीं करती है। चालकता, अधातु विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद के रूप में इसमें माना जाता है, इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना है। घनत्व की बात की जाए तो अधातु घनत्व कम होता है। गलनांक और क्वथनांक की बात की जाए तो भौतिक कम होता है, और भौतिक अवस्था की बात की जाए तो क्या होता है फ्रेंड्स, धातु में तीनों रूप में पाई जाएगी, जो है ना ये ना अधातु, वो ठोस में भी पाई जाएगी, द्रव में भी पाई जाएगी और गैस के रूप में भी पाई जाएगी। अगर आघात वर्णता की बात की जाए तो अधातुओं के अंदर आघात वर्णता नहीं होती, इनको पीट कर हम चद्दर के रूप में नहीं बना सकते हैं, समझ में, क्योंकि टूट जाती हैं। और तन्यता की बात करें तो इनके अंदर तन्यता भी नहीं होती है, क्योंकि इनका तार के रूप में हम खींच नहीं सकते, टूट जाते, ये भंगुर होती है, बार बार टूट जाती हैं, ये आप समझ सकते हैं। जैसे कि ना कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सेलेनियम, ये सब किस में आते हैं,
ये सब इसी के उदाहरण आते हैं। यानी जो धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। क्लियर हो गया? अब इसके भौतिक गुण पढ़िए। धातु ठोस होती, चमकीली नहीं होती है। ये उष्मा विद्युत की सुचालक भी नहीं है, कुचालक होती है। इनके अंदर तन्यता भी नहीं होती है, आघात वर्णता भी नहीं होती है, और ध्वनिक भी नहीं होती है, यानी इनको पीटने पर ध्वनि भी नहीं निकलती है। और ब्रोमीन को छोड़कर सभी ठोस होती है, गैस होती है, लेकिन ब्रोमीन तरल यानी द्रव के रूप में रहता है। समझ में आ गई? अब हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के गुण धर्म क्या क्या होते हैं, यानी इनके जो गुण होते हैं ना, किस किस प्रकार से इनको अलग अलग बांटा गया है। यानी इनके धातु और अलग ना भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी जैसे ना धातु चमकीली, कठोर, तन्य, नम्य, उष्मा की विद्युत की सुचालक होती हैं। और जो होगी ना अधातु होगी, क्या होती है वो? भंगुर होती है, सुस्त होती है, उष्मा विद्युत की कुचालक होती है। धातु की बात की जाए तो इसका ऊर्जा मतलब घनत्व गलनांक ज्यादा होता है, और अधातु की बात की जाए तो इनका घनत्व कम होता है, और वह अक्सर कमरे के ताप के ऊपर ही गैसीय रूप में ये पाई जाती है। यानी धातु क्रिस्टल की संरचना में होती है, जबकि अधातु अनाकार मतलब इनका कोई आकार ही नहीं होता है। धातु अपारदर्शी होती है, और जबकि अधातु की बात की जाए तो सारी पारदर्शी ही होती हैं। और रासायनिक गुण की बात की जाए तो धातु में ऑक्साइड वजह से अभिक्रिया करके क्षार बनते हैं, धातु में ऑक्साइड अम्ल बनते हैं, और क्या बोलेंगे इनके मतलब क्या होता है ना कि इनकी मतलब की क्षमता ऋणात्मक होती है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए ग्रहण करने की होती है। समझ में आ गया ना किस प्रकार से होती है? जैसे कि ना सभी धातुएं मरकरी पारा को छोड़कर कमरे के तार पर ठोस पाई जाती हैं। मरकरी पारा को द्रवावस्था में पाया जाता है। और गैलीनियम और सीजियम के दो ऐसे धातु जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है, जो कि हथेली पर रखते ही पिघलती है। कौन सी है? गैलीनियम और सीजियम। एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी दो होती है जो कि धातु है जिनको हथेली पर रखते पिघल जाती है, तो कौन सी हो जाएंगी? गैलीनियम और सीजियम। आयोडीन युक्त धातु जो कि चमकीला होता है। क्षार धातु कौन कौन सी होंगी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होंगे क्षार धातु होंगी। इनका मुलायम होती है, चाकू से काट कर इनको अलग कर सकते हैं। यानी पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि ऐसी कौन सी धातु है जिनको हम चाकू की सहायता से अलग कर सकते हैं, तो कौन सी होगी? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि इनका घनत्व और गलनांक बहुत ही कम होता है, इसके वजह से इनको हम चाकू से काट सकते हैं। क्लियर हो गया? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता रही हूँ, जैसे कि मैं आपको नोट्स करवा रही हूँ ना, ये सब साइंस के नोट है। इसके जैसे इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल के और स्टैटिक, इन सब की ई बुक रेडी की गई है। किसके द्वारा की गई है? अनिल सर के द्वारा इनको रेडी किया गया है। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है अगर आप सोचोगे तो मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम से जुड़ा हुआ जितना कंटेंट होना चाहिए उससे ज्यादा कंटेंट इसके अंदर दिया गया है। जैसे कि आप यूपीएससी, एसएससी, बीपीएस, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, यानी मतलब कि भारत के अंदर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन सब के लिए बेस्ट कंटेंट है। आप ये समझ सकते हैं कि ना बोलते हैं ना आज का टाइम हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है, तो आपके लिए एक स्मार्ट वर्क करके दिया गया है। आपको बस सिर्फ पढ़ना है, यानी इनको पढ़ लिया, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम के लिए जरूरी है ना वो सब कंटेंट इसके अंदर दिया गया है। आपको कुछ और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है बाहर से, मतलब कि ना आपको मतलब कि क्या ना कोई मतलब कि गुमराह भी नहीं कर सकते कि आपको ये पढ़ो एग्जाम में ये आएगा वो आएगा। यानी ये एक ऐसा कंटेंट है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, यानी करंट चेंज हो सकता है लेकिन हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ये चेंज नहीं हो सकती। और स्टैटिक का तो कोई अंत ही नहीं है, यानी जितना पढ़ लो उतना कम ही लगता है। इन सब की बेस्ट से बेस्ट ई बुक को रेडी किया गया है, वो आपको कहाँ मिलेगी? इसी वीडियो के मतलब कि डिस्प्ले बॉक्स के अंदर इनका लिंक मिलेगा, वहां से आपको इनको डाउनलोड करना है। एंड अगर कोई भी डाउट होता है, अगर हम दो ही बुक खरीदेंगे तो कोई डिस्काउंट नहीं, कोई भी आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप इन नंबर के ऊपर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। जैसे कि ना इसकी डेमो क्लास भी दी जाएगी आपको, मतलब देखने के आप एक सब्जेक्ट के दो के लिए, यानी किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा आपका पैटर्न है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है वो तो आपको पता है, तो आप मतलब कि हर सब्जेक्ट की ई बुक इसके अंदर परचेज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, धातु और अधातु। अब स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, कार्बन और इसके अप्रूप, यानी जो कार्बन होते हैं इसके अप्रूप कौन कौन से होते हैं। अब आती है नई हेडिंग। क्लियर हो गया? जैसे कि कार्बन के काफी अप्रूप होते हैं, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, चारकोल,
काजल, फ्लोरीन, ये सभी क्या है? सब है कार्बन के अप्रूप। क्लियर हो गया? यानी कार्बन के ये सभी अप्रोच सामान्य तापमान पे ठोस होते हैं, और जैसे ना कि कुछ ऐसे होते हैं कि एसोट्रोप भी होते हैं। समझ में आ गया? यानी कार्बन अलग अलग अपरूपों की संरचना व गुण सबके अलग, यानी उनकी संरचना अलग अलग होती है, उनके गुण अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो कार्बन के जो अपरूप होते हैं, इनका उपयोग भी अलग होता है, संरचना भी अलग होती है, गुण भी अलग होता है और आकृति भी अलग होती है। समझ में आया बात? यानी कार्बन सभी अपरूप वायु में रहकर CO2 गैस का बनाने का काम करते हैं। यानी जो CO2 गैस बनती है ना, वो किसकी वजह से बनेगी? वो कार्बन के अपरूप की वजह से बनती है। क्लियर हो गया? यानी कार्बन के अपरूप के बीच में दाब, प्रकाश, तापमान जैसे कारक को प्रभावित करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि चारकोल हो गया, काजल हो गया, गैस हो गया, कार्बन हो गया, जो कौन से अक्रिस्टलशील होते हैं, जो कि कार्बन के रूप में ही होते हैं। क्लियर हो गया? मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन के बाद दुनिया में से सबसे ज्यादा पाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। ये चार तत्व है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्वांटिटी के रूप में पाए जाने वाला तत्व होता है। कार्बन सभी जीवित ऊतकों में 50% हिस्सा बनता है। समझ में आ गया? यानी 50% हिस्सा किसका होता है? कार्बन के, जो कि सभी जीवित ऊतकों में पाया जाता है। कार्बन चट्टान, वायुमंडल गैस, पानी आदि सब में कार्बन पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो अब आता है कार्बन के अपरूप के प्रकार। जैसे कि कार्बन एक ऐसी अधातु है जो कि अलग अलग रूपों में पाई जाती है, और प्रत्येक रूप में कार्बन को अपरूप ही कहा जाता है। फर्स्ट आता है हीरा, डायमंड, फिर है ग्रेफिट, और फिर क्या? बुकमेंट, फ्लोरिन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीरा, कि हीरा क्या होता है फ्रेंड्स। हीरे के बारे में आप ये जान लीजिए, ये एक कार्बन का अपरूप होता है, और अब तक सबसे ज्ञात मतलब कि दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ की श्रेणी में अब तक कौन है? तो वो हीरा ही है। इसका क्वथनांक और गलनांक बहुत ही अधिक होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कठोर होता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि एक खनिज है जो कार्बन से बना हुआ है, एक पारदर्शी रत्न है, जो कि दुनिया में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। हीरे की खासियत ये है कि इसकी चमक और कठोरता पूरे विश्व में जानी मानी जाती है। जैसे कि हीरे का इस्तेमाल आभूषण हो गया, दवाइयां हो गई, काटना, पीसना, औजार निर्माण में हीरे का यूज किया जाता है। अगर पूछे कि हीरे को मतलब कितने कैरेट में मापा जाता है, तो कितने में आ जाएगा? 0.2 ग्राम के कैरेट के अंदर हीरे को मापा जाता है। जैसे कि पूछ ले कि हीरे की कितनी किस्में होती हैं, तो हीरे की 4 प्रकार की किस्म होती हैं। एक विशिष्ट हो जाएगी, एक बोट हो जाएगी, एक बैलस हो जाएगी और कार्बोनेडो हो जाएगी। क्लियर हो गया? यानी अगर पूछे ना आपसे कभी कि हीरे की जो प्योर वैल्यू होती है, उसकी कितनी श्रेणी होती है, तो हीरे की मतलब शुद्ध रूप से उसकी 5 श्रेणियों में बांटा गया है। क्लियर हो गया? हीरा पृथ्वी की सतह पर नीचे बहुत ही गर्मी और दबाव में बनते हैं। समझ में आया? अगर पूछ ले कि हीरा सबसे पहले कहाँ मिला था, तो अपने भारत के अंदर ही सबसे पहले हीरे की खोज हुई थी। और अब तक कितना मतलब कि कितने कैरेट का हीरा मिला है, अगर पूछ ले तो कितने कैरेट का हीरा अब तक मिला है? तो आ जाएगा 106 ग्राम का जो ना कैरेट का गोल्ड मतलब हीरा अब तक विश्व में मिला है। और ये कब मिला था? 1905 के अंदर मिला था। और किसको मिला था? सर थॉमस कलिन को मिला था। समझ में आ गया? अब हीरे के रूप कौन कौन से होंगे? कलिन हो गया, कोहिनूर हो गया, अरफाब हो गया, अकबर शाह हो गया, ग्रेट मुगल हो गया, रेजिडेंट हो गया, डेंडल हो गया, स्टार ऑफ द साउथ जैसे हीरे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। समझ में आ गया? हीरे की कितने प्रकार की किस्म है वो मैंने आपको बता दी है। क्लियर हो गया? अब आता है ग्रेफाइट। फ्रेंड्स, ग्रेफाइट से आप समझते हैं यह कार्बन का एक अन्य अपरूप है जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसके साथ ही कार्बन का एक प्राकृतिक रूप है जो कि गैर धातु है, लेकिन इसमें एक धातु के कई गुण मौजूद होते हैं। ग्रेफाइट का इस्तेमाल कई तरह के उद्योग में किया जाता है, जैसे कि यह ऊष्मा और बिजली का अच्छा मतलब सुचालक होता है। इसमें 3600 डिग्री सेल्सियस या तापमान को ताकत मतलब कि स्थिर बना रहने वाली पावरफुल होती है। इसमें रासायनिक हमलों को मजबूत करता है। इसकी जो चरण स्थित है ना, उसकी जो संरचना होती है उसमें अखंडता पाई जाती है। अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि ग्रेफाइट का यूज क्या क्या होता है, तो इसने यानी परफ्यूम बनाने में, तापीय विद्युत कंडक्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके इस्तेमाल से आग रोक मतलब है ना, आग को रोकने वाली सामग्री का बनाई जाती है। लिथियम आयन की बैटरियां होती है ना, उसके अंदर इसका अहम हिस्सा होता है। और इसके इस्तेमाल से ही
एयरस्पेस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण के में भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। जैसे आप समझे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा आदि क्षेत्र के अंदर ग्रेफाइट पाया जाता है। और ये सिंघल, साइबेरिया, अमेरिका, कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड, इटली में भी पाया जाता है। यानी हमारे भारत के अलावा भारत में कौन कौन सी जगह है? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, क्लियर। और पूरे विश्व में साइबेरिया, अमेरिका, कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड, इटली के अंदर भी ग्रेफाइट पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब थर्ड नंबर पे क्या आता है? बुकीमेंट फ्लोरीन। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स? यह कार्बन का एक अन्य अपरूप होता है जो कि इसमें 60 कार्बन अणुओं से बना हुआ होता है। और इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल की जैसी इसकी संरचना होती है। और इसमें एक नोट करके दिया गया है कि अधिकांश अधातु पानी में घुलने से अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि धातुओं को पानी में मिलाते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड के रूप में बनाती हैं। ये बात नोट करके, यानी इंपॉर्टेंट बात थी। अब फ्रेंड्स, बकमेट क्या होता है? यह भी एक कार्बन का अपरूप होता है। इसके अंदर बक्की बॉल के नाम से इसको यानी बक्की बॉल के नाम से बकमेटर फ्लोरीन को जाना जाता है। यह एक प्रकार का गोलाकार आकार का अणु होता है जो कि सोकर बॉल के जैसा दिखाई देता है। के अंदर 60 कार्बन परमाणु होते हैं जो कि 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय वलय एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नहीं, 20 तो षटकोणीय हो जाएंगे और 12 पंचकोणीय हो जाएंगे। क्लियर हो गया। यानी ये गहरे काले रंग का पाउडर जैसे पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसमें बेंजीन, ट्यूलिन जैसे कार्बनिक सॉल्ट घुले होते हैं। ये पानी में घुलनशील होता है और ये आमतौर पे इंसुलेटर में पाया जाता है। क्लियर हो गया। यानी क्षार धातुओं के साथ डोप के साथ पाए जाने अर्धचालक के रूप में ये व्यवहार करता है। और इसका इस्तेमाल एंटीऑक्सीडेंट, सौंदर्य प्रसाधन, एंटीवायरल एजेंट या दवा के रूप में इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। अगर इसकी खोज कब हुई थी? तो 1985 में इसकी खोज की गई थी। क्लियर हो गया। यानी सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए। इसे कितने किस प्रकार के डाउट इसमें बन सकते हैं। अब आता है धातुओं के रासायनिक गुण धर्म कौन से होते हैं? जो कि जितने भी केमिकल होते हैं सबके कुछ रासायनिक गुण धर्म होते हैं। तो रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। जैसे आप समझ सकते हैं कि कुछ धातुएं ऑक्सीजन, पानी, तनु, अमल के साथ मतलब कि क्रिया करती है, कुछ प्रतिक्रिया करती है। कुछ धातु विद्युत से धनात्मक होती है, कुछ ऋणात्मक होती हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके उनको ऑक्साइड बना देती है। धातु पानी व तनु के साथ मिलकर हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेती हैं। धात्विक क्लोरीन अभिकरण होकर किसी को धातु क्लोराइड के रूप में बना देती है। और कुछ सक्रिय होती है, जैसे Na, K, C होती है ना, ये सब सक्रिय धातु के रूप में माना जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन के संयोग से धातु के लवण की तरह ठोस हो जाती है। समझ में आया किस किस प्रकार के गुणधर्म होते हैं? यानी ज्यादा अभिक्रियाशील धातु आसानी से अन्य जितने भी अन्य तत्व होते हैं इनसे अभिक्रिया कर लेती है, लेकिन कुछ कुछ नहीं कर पाती हैं। जैसे कि ना, जैसे कि मैग्नीशियम होता है जो कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। जो कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। क्लियर होगा। यानी हर किसी का एक अलग ही अपरूप होता है। जैसे कि क्या बताया गया है? सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि धातु हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, बाद में धातु का ऑक्साइड हो गया। यानी उदाहरण के जब कॉपर को वायु में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना देता है। यानी क्या हो गया? 2CO, यानी कॉपर को प्लस ऑक्सीजन को मिलाया गया तो क्या हो गया? कॉपर का ऑक्साइड हो गया। ये इसी प्रकार से अगर एल्यूमिनियम को मिलाया जाए तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो जाएगा। इसका काम क्या होता है? ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि पदार्थ को ऑक्साइड करते हैं। यानी जो भी धातु होती है ना, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उस धातु को ऑक्साइड कर देती है। क्लियर हो गया। अब आता है उभयधर्मी। उभयधर्मी क्या होता है फ्रेंड्स? जो पदार्थ अम्ल और क्षारीय दोनों गुण दिखाते हैं। यानी ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो अम्ल की प्रवृत्ति में भी रहते हैं और क्षार की प्रवृत्ति में भी रहते हैं, तो उनको बोला जाता है उभयधर्मी। ये पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों रूप में काम कर सकते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर उभयधर्मी पदार्थ के अंदर एमसोफोटिक यौगिक भी कहा जाता है। यानी एम्फोटेटिक यौगिक उभयधर्मी पदार्थ को ही कहा जाता है। समझ में आ गया। यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया यानी Al2CO3, जिंक ऑक्साइड JnO3, बेरिलियम ऑक्साइड, ग्लिसरीन, ये सब कैसे, ये सब कहते हैं ये उभयधर्मी पदार्थ होते हैं, जो कि अम्ल भी होते हैं और क्षार भी होते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि कुछ धातु ऐसे होती है कि ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, यानी ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के ही गुण को प्रदर्शित करते हैं।
यानी ऐसी धातुएं ऑक्साइड होकर अम्ल व क्षार दोनों साथ अभिक्रिया करके उनको मतलब कि ऑक्साइड कर देती है, यानी अभिक्रिया भी करेगी और जल का निर्माण भी करेगी, तो दोनों के गुण दिखा रही है, तो इनको बोल जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड इनको कहा जाएगा। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड करके जिंक ऑक्साइड का मतलब मिलाना, जैसे कि धातु ऑक्साइड होकर अमल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड और जल का निर्माण करेगी, जैसे क्या दिखाया गया है ना आपके अंदर, यानी एल एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, अभिक्रिया इन दोनों की हुई तो क्या बन गया इसके अंदर एल्युमिनियम क्लोराइड भी बन गया और जल का निर्माण भी इसके अंदर हो चुका है। समझ में आ गया? अब ये फॉर्मूले तो फ्रेंड्स आपको याद ही करने, क्योंकि फॉर्मूले ही सारा खेल ही उभयधर्मी के अंदर फॉर्मूलों का, यानी केमिस्ट्री आ गया ना, तो सारा खेल इन फॉर्मूलों का ही होता है, यानी इनके जो क्या होते हैं ना, इनके जो नाम होते हैं वो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको कोई मतलब नहीं है, यानी सब तो नहीं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना उनको तो आपको याद करना ही होगा। जैसे कि धातु ऑक्साइड होकर क्षार अभिक्रिया करेंगे तो इसमें क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके सोडियम एल्युमिनेट बनाएगा, जल बनाएगा। जैसे कि ये क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, फिर क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, यहाँ पर इनकी अभिक्रिया हुई, अब क्या बनेगा इसके अंदर, सोडियम एल्युमिनेट बनेगा और साथ में जल भी बनेगा। क्लियर हो गया? यानी कि ये तो हो गया सोडियम एल्युमिनेट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, इन दोनों की अभिक्रिया करके सोडियम एल्युमिनेट हो गया और जल दोनों ही इसके अंदर बन चुके हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्या आता है, धातु ऑक्साइड के साथ जल की घुलनता किस किस प्रकार से होती है। जो भी धातुएं होती हैं इनकी जो होता है कि ना जल में किस प्रकार से घुलनशील होते हैं। क्लियर हो गया? आप इसको इस प्रकार से जान सकते हैं कि जो मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं कि ज्यादातर धातु ऑक्साइड करके पानी में घुल नहीं सकती, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो पानी में घुलकर क्षारीय घोल बना देती हैं। समझ में आया? यानी सभी तो नहीं, पर कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो पानी में घुलकर जो घोल होता है उसको क्षारीय घोल बना देती हैं, जिसको मूड ऑक्साइड कहा जाता है। यानी घुलनशील धातु ऑक्साइड यानी Na2O, देखिए सोडियम ऑक्साइड हो गया जो कि पानी में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। क्लियर हो गया? यानी सोडियम बन गया, फिर सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम के साथ होगा तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यानी ऐसी होती हैं जो किसमें क्या होता है, इसमें सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का इसके अंदर यूज करके सोडियम ऑक्साइड बन गया और पोटेशियम ऑक्साइड इसका निर्माण इसमें हो जाता है। अब आता है धातुओं का वो ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के रूप में किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं इसके बारे में बतानी है। देखिए ज्यादातर धातु ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन में घुल नहीं पाती, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो घुल जाती हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। क्या हो गया ना, अलग अलग धातु के ऑक्सीजन अभिक्रिया करके अलग अलग अभिक्रियाशील को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सोना प्लेटियम चांदी जैसे ऐसी होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन का कोई यूज ही नहीं है, यानी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन का यूज ही नहीं है, इसको मिलाते ही नहीं है। आपने सुना है सोना के अंदर ऑक्सीजन का यूज करना कोई करता है? नहीं करता है। तो इस थोड़े बहुत ना मेमोरी वाले क्वेश्चन भी होते हैं, थोड़े बहुत लॉजिक वाले भी होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके साथ तो अभिक्रिया हो जाएगी O2 की, लेकिन सोने के साथ और चांदी के साथ इनकी अभिक्रिया नहीं होगी। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या आता है, सोडियम और पोटेशियम की ऑक्सीजन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। क्लियर हो गया? यानी जो सोडियम होता है पोटेशियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए इन्हें सुरक्षित है केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। इस बात को आप ध्यान दे रखें कि इसको खुला नहीं छोड़ सकते हैं, अगर इसे खुला छोड़ दिया तो ये तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं। यानी सोडियम ऑक्सीजन को मिलाकर Na2O2 के में बनता है, पोटेशियम का KO2 बन जाएगा, और सोडियम और पोटेशियम को मिलाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जो कि हवा में नमी से तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, और इसे खुली हवा मतलब कि खुले स्थान पर रखने से ये तुरंत ही आग पकड़ लेता है, और ठंडे पानी से अभिक्रिया करके ये खतरनाक साबित हो जाता है। जैसे आपने मैंने आपको पहले बताया था कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही नरम धातुएं होती हैं जिनको आसानी से हम काट भी सकते हैं। क्लियर हुआ? यानी ऐसे अभिक्रिया को चाकू से हम काट सकते हैं, इनकी चमक चमक फीकी पड़ने लगती है, इसको टर्निशिंग कहा जाता है।
यानी सोडियम और पोटेशियम को सुरक्षित लगने के लिए इनको केरोसिन के अंदर डुबो के रखा जाता है। इस बात पे आपको ध्यान देना है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल में हवा ऑक्सीजन के धातु के संपर्क बनते ही तुरंत आग पकड़ लेती है। क्लियर हो गया। यानी कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम इतनी मतलब कि इतनी तेज से मतलब अभिक्रिया करती हैं कि इनको अगर खुला छोड़ देंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेती हैं। यही कारण होता है आग अचानक आग लगने से बचाने के लिए केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर इनको रखा जाता है। खुले में इनको छोड़ ही नहीं सकता। अब आती है कुछ धातु ऑक्साइड होकर रक्षा कवच के रूप में किस तरह से बनाकर उनका काम करती है। यानी कुछ ऐसे होते हैं, सब मेटल ऐसे होते हैं कि जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करते हैं। क्लियर हो गया। यानी धातु ऑक्साइड होकर साधारण सा मतलब कि ऐसी एक परत बना दे जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, यानी एक ऐसी परत बना देंगे जो उनकी मतलब कि ये उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर निष्क्रियता भी होती है, संसाधन प्रतिरोध भी होता है, यानी अनेक अनेक प्रकार से इनको किया जाता है। जैसे कि साधारण तापमान पर धातुओं की सतह पर मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, सीसा हो गया, इनकी पतली ऑक्साइड पतली परत चढ़ जाती है। यानी ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करती हैं। इनको रक्षा कवच या फिर उपचयन के रूप में बनाते हैं। और ये एक बहुत इसका एक बहुत अच्छा फायदा भी होता है कि जिन धातु मतलब कि जिस जो जिनकी वजह से धातु बच जाती है उनका हम बाद में यूज कर लेते हैं। अब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि O2 के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में बताती हूँ। जैसे कि आप समझ सकते हैं, गर्म करने पर इनका आयरन दहन नहीं होता, लेकिन बर्नर के साथ ज्वालामुखी के लोह चूर्ण के रूप में डालने से इनमें आग तुरंत पकड़ लेते हैं। कॉपर दहन नहीं करता है, लेकिन गर्म करने पर कॉपर भी काले रंग की परत के ऊपर चढ़ जाती है। सिल्वर या फिर गोल्ड के ऊपर अधिक तापमान ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब आता है एनोडीकरण। देखिए फ्रेंड्स, एनोडीकरण क्या होता है, इससे आप क्या समझ सकते हैं कि एनोडीकरण क्या होता है। एनोडीकरण से आप ये समझ सकते हैं कि है ना कि एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया होती है। यानी एक ऐसी होती है जो एक मतलब कि एक अच्छी ऊपर की एक लेयर मतलब कि एक लेयर बनाएगा जो कि अच्छी मोटी परत रूप में बनेगी, जो कि वायु के संपर्क में आने पर तुरंत ही एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण करती है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है और इस परत को मोटा करके इसको सुरक्षित रखने में हेल्प करती है। क्लियर हो गया। यानी इसको मतलब सेफ रखने में ये हेल्प करती है। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, ये विद्युत का एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जिसके अंदर धातुओं में क्या होता है कि किसी भी धातु की स्थिति को मतलब विद्युत धारा के जरिए उनको एक ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। यानी ऐसा हिस्सा होता है जिसके अंदर धातु के हिस्से में एक विद्युत में एक मतलब कि एक इलेक्ट्रोड प्रतिपथ निर्माण का काम किया जाता है। क्लियर हो गया। इसमें टाइटेनिक हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिक्रोनियम हो गया, ऐसी मतलब कि जो होती है ना अभिक्रिया होती है, इन सब के अंदर एनोडीकरण किया जाता है। अब इसके फायदे कुछ होते हैं, जैसे कि धातुओं की सतह को सुरक्षित मिलती है, धातुओं को जंग लगाने से बचता है, और धातुओं की जो चमक होती है ना वो बनी रहती है इस लेयर की वजह से। क्लियर हो गया। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से लगभग 112 में से 15 तत्व ऐसे होते हैं जो कि पृथ्वी पर लगभग सभी तत्व की बनाते हैं, और लगभग 80 तत्व ऐसे होते हैं जो कि अधातु और उपधातु के नाम से जाने जाते हैं। समझ में आया। यानी टोटल 112 तत्वों में से जो 80 तत्व होते हैं वो धातु होते हैं, और बाकी जो बच जाते हैं वो अधातु और उपधातु के रूप में माने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे धातु, यानी धातु के बारे में डिटेल से। धातु किस प्रकार का पदार्थ होता है, यानी वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, धात्विक, उष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब धातु होती हैं। क्लियर हो गया। धातुएं आमतौर पे कठोर होती हैं, अपारदर्शी होती हैं, चमकदार होती है, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सोना, चांदी। क्लियर हो गया। यानी धातुएं ऐसी होती हैं जिनको हम हथौड़े से कूट पीट कर एक नया आकार, आकृति, डिजाइन दे सकते हैं। क्लियर हो गया। धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन की प्रवृत्ति रखती हैं, और कुछ धातुएं पृथ्वी के ऊपर पपड़ी के रूप में होती हैं, जबकि धातुओं को पॉलिश, आपने सुना है सोने के ऊपर पॉलिश होती है, तो वो धातु का एक रूप है कि धातुओं का यूज पॉलिश के रूप में भी किया जाता है। क्लियर हो गया। यानी सामान्यतः बात की जाए तो धातु विद्युत उष्मा के सुचालक होती है, आघात वर्णी होती है, तन्य होती है। तो इसके बारे में बताइए कि
अघात वर्ण्य क्या होता है, तन्य क्या होता है, शौचालय, इन सब के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं और केवल पारा में ही ऐसे, मतलब कि पारा ही एक ऐसा होता है जिसमें धातु द्रव के रूप में आ जाती हैं। और केमिस्ट्री के अनुसार धातु के वे तत्व होते हैं जो कि सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन की प्रवृत्ति रखते हैं और धातुओं में परमाणु परगत तो धात्विक बंध का निर्माण करते हैं। सामान्यतः बात की जाए तो धातु रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं, अर्थात वे मुख्य रूप नहीं मिलते हैं, वह अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके एक अन्य नए यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे हम खनिज कहते हैं। तो यानी कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कि धात्विक रूप से उनके गुण पाए जाते हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, और कभी कभी शुद्ध रूप से मतलब कि इनके ढेर पाए जाते हैं जिसको निगेट कहा जाएगा। यानी जो धातु का जो कठोर तो जैसे कि धातु का ढेर पाया जाता है उसको निगेट कहा जाता है। और प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। और खनिज जिसमें अधिक महत्व वाली धातु आसानी से मिल जाती है उसको अयस्क कहते हैं। और प्रमुख अयस्क किस प्रकार से होते हैं जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन से अयस्क पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं। क्लियर हो गया नहीं का यूज क्या होता है और कौन कौन से पाए गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अयस्क क्या होते हैं आप पहले ही जानिए। जिन अयस्कों में धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है उनको अयस्क कहा जाता है, जो कि आमतौर पे बालू मिट्टी हो गई, जलोढ़ या अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। अयस्क वे खनिज होते हैं जिनमें धातु को कम खर्चा करके निकाला जाए। ये एक तरह से ऐसा होता है कि कम खर्चे में धातु को निकालना। क्लियर हो गया। यानी अयस्क को खनन करके उसको बाहर लाया जाता है। अयस्क को शुद्ध करके महत्वपूर्ण तत्वों को प्राप्त किए जाते हैं जो कि इसके सांद्रण या फिर शुद्धिकरण करके उसको यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। यानी धातु में एस किस प्रकार से पाए जाएंगे, जैसे कहेंगे ना हैलाइड एस्क हो गया, कार्बन एस्क, सल्फाइड या ऑक्साइड एस्क होते हैं। कौन कौन से एस्क होते हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ डिटेल से। सबसे पहले आता है मुक्त अयस्क। अब मुक्त अयस्क क्या होता है, आप मूल अयस्क या फिर मुक्त अवस्था समझ सकते हैं कि यह अयस्क अयस्क धातु में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम, मरकरी, आयरन जैसे कि मुक्त मेट्राइट के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब आता है सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क क्या होता है फ्रेंड्स, ये अयस्क ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर के साथ कई धात्विक यौगिक के रूप में पाए जाएंगे। दिख रहा है आपको, सीसा, चांदी, जस्ता, मरकरी, लोहा, तांबा, यानी कई धातुओं के साथ क्रिया करके नए नए यौगिक का निर्माण करना। जैसे कि ना देखिए आप सीसा, चांदी, जस्ता, मरकरी, लोहा, तांबा। देखिए सल्फाइड अस्थिर होता है, वायुमंडल में आने पर O2 के संपर्क में आने पर यह ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे कि ना यानी इसमें O2 का निर्माण इसमें अपने आप ही हो जाता है। क्लियर हो गया। जैसे कि अब आता है धातु ऑक्साइड अयस्क। ये क्या होता है फ्रेंड्स, जिन अयस्कों में वांछित तत्व या फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर उन्हें ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। जैसे कि बॉक्साइट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, लोहा हो गया। कौन कहते हैं, एल्युमिनियम का बॉक्साइट हो गया, तांबा का क्यूपराइट हो गया, जस्ता का जिंकाइट हो गया, लोहा का हेमाटाइट हो गया। क्लियर हो गया। यानी इस रूप में ये पाया जाता है। जैसे कि ऑक्साइड धातुएं ऐसे होती है जो कि आसानी से निकली जाती हैं। ऑक्साइड एल्युमिनियम से निकला जाता है, जिंकाइट जिंक से निकला जाता है, मैकेलाइट लोहे से निकला जाता है। ऐसे होते हैं जिनको खनिज के कण का खनन करके उनको सरल रूप से बाहर निकाला जाता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको। अब आता है कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है फ्रेंड्स, इनमें धातु कार्बन की क्रिया जाती है। जैसे कि ना वे अयस्क होते हैं जिसमें कार्बोनेट पाया जाता है। जैसे कि ना CO2 पाया जाता है, यानी कैल्शियम का साइट हो गया, तांबा का मैकेलाइट हो गया, लोहा का सिरोडाइट हो गया, जस्ता का कैल्मनाइन हो गया। यानी इन अयस्कों के अलावा धातुएं सजीव रूप में भी पाई जाती हैं। समझ में आ गया। नहीं कि जैसे चूना पत्थर हो गया, चूना हो गया, कार्बेट हो गया, आयरन हो गया, सलाइड हो गया, इस रूप में ये पाई जाती हैं। क्लियर हुआ। अब आता है उदाहरण। पोटेशियम के पौधों की जड़ पे उपस्थित होती है लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड में पाई जाती है। और आयरन में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है और कैल्शियम में हड्डियों की उपस्थित होती है। आप देख रहे हैं ना कि पोटेशियम का यूज कहाँ करता है, पेड़ पौधों के लिए किया जाता है, मैग्नीशियम का क्लोरोफिल के लिए, और आयरन की टैबलेट किस लिए खाई जाती है, हीमोग्लोबिन के उस ब्लड को बढ़ाने का, और कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्राप्त करने उसमें उपस्थित होता है। तो समझिए कि किस किस चीज में कौन कौन चीज उपस्थित होती है इसके बारे में आपको बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे ऐसे अयस्क जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे अयस्क का हम सीधे ही उपयोग करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि NaCl, साधारण नमक। यानी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि घर में हम किचन के रूप में
यानी कौन सा ऐसा होता है जिसको हम यूज करते हैं, तो कौन सा आएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, इसका केमिस्ट्रियल नाम भी पता होना चाहिए, इसका यूज भी पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब क्या होता है साधारण नमक फ्रेंड्स, ऐसा होता है जिसके हम साधारण नमक जिसकी है ना, इसका काम क्या होता है, स्वाद को बढ़ाना। आपने कभी बिना नमक के खाना खाया है, नहीं खा सकते ना, क्योंकि उसमें स्वाद ही नहीं होगा। नमक भी अपनी जगह पे सही होता है, यानी इसका मुख्य उपयोग क्या होता है, खाने में स्वाद को बढ़ाने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, जो कि बैक्टीरिया को खींचकर वृद्धि करने से रोकता है और मतलब कि खाने को स्वादिष्ट बनाता है। जैसे कि इसका यूज किस किस में होता है, ये ना खाना बनाने में हो गया, मतलब कि स्वाद के लिए नमक है, मतलब कि खाद का संरक्षण के लिए, जैसे मछली मांस में होते हैं ना, उनके ऊपर नमक ला के उनको जीवाणु से बचाने के लिए भी उसका यूज किया जाता है। और इसके औद्योगिक ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए अन्य ना कि रासायनिक रूप में इसका यूज किया जाता है। और चिकित्सा इसके ना कि कुछ स्थिति में ऐसे होते हैं जिसको हम मतलब कि ना मेडिकल लाइफ में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। अब आज देखिए सोडियम क्लोराइड पाए समुद्र के खारे पानी से, झीलों से प्राप्त किया जाता है। इसके अंदर HCl गैस को प्रभावित करके इसको शुद्ध किया जाता है, तब जाके हमें नमक प्राप्त होता है। और हमारे दैनिक जीवन में नमक बहुत ही उपयोग है। जैसे कि मछली को मतलब कि है ना कीटाणु रहित यानी जीवाणु रहित रखने के लिए नमक का यूज किया जाता है। और नमक का उपयोग हिम मिश्रण के रूप में नहीं, नमक बर्फ को पिघलने से रोकता है, इसके लिए भी इसका यूज होता है। जैसे कि ना कास्टिक सोडा हो गया, मीठा सोडा हो गया, आदि का निर्माण के लिए भी नमक का यूज होता है। सेकंड नंबर पे आता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी नीला थोथा। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, नीला थोथा, कि हर चीज के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। नहीं, कोई भी वर्ड सुनो उसके अपने सुनते ही ना अपने माइंड में कोई ना कोई थॉट आना चाहिए कि इसके बारे में हमने ये सुना है। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट क्या होता है, एक चमकीला नीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, इसकी वजह से इसको नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये नीले रंग का चमकीला क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो कि गर्म करने पर अणु को त्याग देता है। जान लिया। यानी ये मतलब ब्लू कलर का होता है, इसके इसलिए इसको नीला रंग कहा जाता है। इसके गुण कैसे होते हैं, इसका स्वाद उबकाई लगने वाले धातु जैसा होता है, ये गंधहीन होता है, गैर दहनशील होता है, इसको 110 पे सेल्सियस के ऊपर पिघलाया जाता है, ये अत्यधिक विषैला होता है, निगलने में हानिकारक होता है, आंखों को बहुत ही गंभीर नुकसान पहुंचाता है, और ये जल जीवन के लिए बहुत ही विषैला होता है। समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे इसके उपयोग कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के उपयोग क्या क्या होते हैं। उपयोग में फ्रेंड्स क्या होता है, ये बैक्टीरिया और विद्युत लेपन में किया जाता है। और कॉपर सल्फेट और चूने के मिश्रण का उपयोग करके द्वार नका कवकनाशी के रूप में इसका यूज किया जाएगा। जैसे ना फास्फोरस के रूप मतलब कि ना कि जो कवक जीवाणु को बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाएगा, यानी शैवाल की वृद्धि को रोकने के लिए कवकनाशी के लिए, और अपशिष्ट जल को हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। यानी सुरक्षा के बारे में बताऊं तो इसका उपयोग के बाद त्वचा अच्छी तरह से धोना बहुत जरूरी होता है, और वातावरण में छोड़ने से इसका परहेज करना चाहिए। आंखों की सुरक्षा व चेहरे के लिए बहुत ही मतलब कि क्या ना बेकार होता है, इसको निगल लिया जाए तो डॉक्टर के पास तुरंत ही जाए, क्योंकि ये एक तरह से विष के समान होता है। ये अगर आंखों में चला जाए तो हमारी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। क्लियर हो गया। अब आता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ये क्या होता है, ये हल्के पीले रंग का क्रिस्टल यौगिक होता है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड। इसका यूज किसका होता है, फोटोग्राफी व अर्धचालक के रूप में इसका यूज किया जाता है, जो कि प्राकृतिक रूप में खनिज में बोरकागिट के रूप में पाया जाता है। क्लियर हो गया। उपयोग की बात की जाए तो फोटोग्राफी में किया जाएगा सोडा उत्पादन में, यानी फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, अर्धचालक में किया जाता है, और व्यर्थ पानी के उपचार में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। अगर इसके गुण की पूछे, इसके गुण कौन कैसे होते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड एक नरम हल्का पीले रंग का होता है, जो कि मतलब बहुत ही संवेदनशील होता है। जो फोटो होती है ना फोटोग्राफी के लिए बहुत ही लगे ना एकदम संवेदनशील होता है, यानी इसका यूज फोटोग्राफी को मतलब साफ सुथरा अच्छा दिखाने के क्वालिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट, क्या आता है फ्रेंड, नेक्स्ट आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब फ्रेंड्स ये क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके बारे में आप क्या जान सकते हैं, कपड़े धोने का सोडा। सोडे यह एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो कि जलीय विलयन से क्षारीय होता है, और अम्लों की क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का यानी CO2 का निर्माण ये कर देता है।
उपयोग की बात की जाए तो कपड़े धोने में जल को मृदु व कांच को बैकिंग के लिए, यानी विनिर्माण, सफाई व खाद्य संस्करण के लिए का सोडियम कार्बोनेट का यानी कपड़े धोने सोडा का यूज किया जाता है, यानी डिटर्जेंट में, साबुन में, कागज बनाने में इसका यूज किया जाता है। कांच, बोरेक्स, सोडियम फास्फेट, अन्य सोडियम के यानी यौगिक बनाने में इसका यूज किया जाता है। ईंट उद्योग में को गीला करने के लिए एक एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, और रेयान के अंदर पॉलीमर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात कीजिए सफाई की, तो कपड़े धोने से आपको पता है कपड़े धोने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसको ना कली जो तो कालीन होते हैं उनको चमकाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कपड़े धोना, साफ सफाई के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फिर हो गया, यानी ये इसके उपयोग होते हैं, नहीं मतलब साफ सुथरा करने के सफाई के लिए इसका यूज होता है। अब 5 नंबर पे क्या आता है, सिल्वर नाइट्रेट, लूनर कास्टिक। ये क्या होता है फ्रेंड्स, सिल्वर नाइट्रेट, इसका समझ कि संक्रमण रोधी कास्टिक व कसेले रूप में इसका उपयोग शामिल किया जाता है, यानी यह त्वचा हो गई, घाव हो गई, मस्से हो गई, इनका उपचार करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया, यानी खाने के सोडे के रूप में, औषधि के रूप में, अग्निशामक के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3, यानी इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। दागना हो गया, घाव भरने के लिए, मस्सा हटाने के लिए, दानेदार उत्तक को हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नहीं, फोटोग्राफी में भी होता है, प्रयोगशाला में होता है, ये अनेक प्रकार से इसके उपयोग किए जाते हैं। अब आता है 7 नंबर पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा। क्या होता है फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल साबुन, डिटर्जेंट, नाली साफ करने में, ओवन क्लीनर में, ब्लीच आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही साबुन, डिटर्जेंट के घटक के रूप में, नाली सफाई करने वाले पदार्थ के रूप में, ब्लीच जैसे क्लोन करने के लिए, कागज निर्माण में, सूती कपड़े का प्रसंस्करण में, धुलाई में, विरंजक के रूप में, धातु की सफाई में, प्रसंस्करण में, इलेक्ट्रोप्लेनिंग में, ऑक्साइड कोटिंग के रूप में, अनेक प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। है ना कि मशीनों को साफ सुथरा रखने के लिए, रंजक पौधे के रूप में, प्रयोगशाला के रूप में, साबुन में अपमर्जक के निर्माण के रूप में, यानी हर किसी का, हर कोई जो धातु है, यौगिक है, उनका एक अलग ही उपयोग होता है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्लियर हो गया। अब आता है फिटकरी, यानी फिटकरी के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा कि फिटकरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, फिटकरी क्या होती है, इसका इस्तेमाल त्वचा हो गई, दांत हो गई, बाल हो गई, शरीर में बदबू हो गई, यानी जल शोधक के रूप में इसके काफी उपयोग होते हैं। अब आप कहेंगे कि फिटकरी त्वचा पर कैसे फायदे करती है, तो फिटकरी मतलब मुहासे हो गए, पिंपल हो गए, दाग धब्बों को दूर करने के लिए फिटकरी का यूज किया जाता है। त्वचा के ओपन पोर्स को बंद करने के लिए, त्वचा को साफ और ग्लोइंग बनाने के लिए भी फिटकरी ना, त्वचा को साफ और ऑयल को सोखने, यानी किसी की ऑयली स्किन होती है तो वो लोग फिटकरी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब बालों पर क्या होता है, इसके अंदर बालों की गंदगी का डैंड्रफ को दूर करने के लिए, बालों का झड़ना कम करने के लिए, और जुओं से छुटकारे करने के लिए फिटकरी का यूज किया जाता है। अब दांत के ऊपर फिटकरी जो होता है, मसूड़ों के सूजन को कम करने के लिए, बैक्टीरिया को जो मुंह में रहते हैं उनको दूर भगाने के लिए, शरीर की बदबू यानी फिटकरी पसीने की जो बदबू आती है उसको दूर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और जल शोधक के रूप में पानी में फिटकरी डालने से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, और कई प्रकार की जो है अशुद्धियां होती हैं वो भी इसके अंदर नष्ट हो जाती है। यानी अनेक, कितना भी देखा जाए, फिटकरी हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। अब आता है अयस्क का शोधन। क्या होता है फ्रेंड्स, अयस्क यानी अयस्क के शुद्धिकरण को अलग अलग प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। जो अयस्क होता है उसके शुद्धिकरण किस किस प्रकार से होता है, यानी किसी अयस्क विभिन्न प्रकार से शुद्ध करना है, प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है, और अयस्क को शुद्ध प्राप्त करने धातु के नियम के लिए इसको अपनाया गया है। समझ में आया, यानी अयस्क हो गया, आमतौर पर मिट्टी हो गई, बालू हो गया, अन्य रूप से इसका मतलब यूज किया जाता है, तो किस किस प्रकार से कौन सी प्रवृत्ति होती है जिस रूप में इसका यूज किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यानी इनके तरीके क्या होते हैं, चरण क्या होते हैं, परिष्करण क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। ऐस को काटना, पिसलना, ऐस को सांद्रण, अशुद्धियों को अलग अलग करना, पृथक्करण करना, शोधन करना। सबसे पहले क्या आता है, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधातु की। अधातु क्या होती है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, पर कोई नहीं, मैं आपको फिर से बताऊंगी कि मेरा काम यही है आपको याद करवाना। कि आपको एक दो बार सुनोगे तब क्या पता आपको याद हो जाए। मेरा काम यही है आपको अच्छे से अच्छे तरीके से याद करवाना। जैसे कि अधातु क्या होती है, ऐसे तत्व जिनमें धातु वाले कोई भी गुण मौजूद ना हो, वो सब
इसमें आते हैं वो सब आते हैं अधातु के अंदर, यानी उसमें धातु के कोई गुण ही नहीं है, मतलब वो भंगुर होती है, चमकीली नहीं होती है, हाँ, थोड़ा से पीट देंगे तो वो टूट जाएंगे, यानी बिल्कुल ही अलग तरीके होती है, इनका गलनांक भी बहुत ही कम होता है, मतलब घनत्व भी कम हो जाएगा, यानी तन्यता नहीं होगी, अखात बना, यानी कोई भी उसके अंदर स्पेशल गुण इसके अंदर नहीं होगा, यानी दो धातु को आपस में टकराएंगे तो उसके अंदर आवाज भी नहीं आएगी। समझ रहे हैं आपकी किस प्रकार की होती है अधातु, यानी जो अधातु उसको हम शुद्ध रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दो यौगिक को मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है सामान्य जो अधातु होती है विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, अतन्य होती है, धातु से बहुत ही कठोर न होकर भंगुर होती है, जैसे धातु कठोर होती है ना उसी प्रकार से ये भंगुर होती है, और सामान्य आघात वर्धन होती है, इसका गलनांक बहुत ही कम होता है, जैसे कि O2 हो गया, जो ऑक्सीजन होता है ना O2 वो किस प्रकार से होता है, ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन गैस होती है, जो कि जल में अल्प विलय होती है और प्रकृति में ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जो कि 20% का होती है, ऑक्सीजन प्रकृति में पाई जाती है। तो उस करके मतलब किस प्रकार से क्या क्या होता है इसके अंदर फ्रेंड्स, जैसे कि यह एक रासायनिक तत्व होता है, गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, स्वादहीन, ना इसका कोई गंध होती है ना स्वाद, किसी प्रकार से वो अलग ही होती है, क्योंकि प्रकृति के अंदर बहुत ही मौजूद तत्व में से एक तत्व माना गया है। यानी अगर बात की जाए ऑक्सीजन की तो इसको O से प्रेजेंट किया जाता है, ये O से इसको कह रहे हैं O2 को, यानी O को प्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, ये कितना हो जाएगा 8 इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। हाइड्रोजन हीलियम के बाद पृथ्वी पर कौन सा, पहले हाइड्रोजन आएगी फिर हीलियम फिर उसके बाद ऑक्सीजन पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है, तीसरे नंबर पे पाई जाने पदार्थ कौन सी जगह ऑक्सीजन हो जाएगी। यानी इसके समस्थानिक कितने होते हैं 160 170 180, तीन इसके समस्थानिक होते हैं। समझ में आया। अब आता है फ्रेंड्स इसके उपयोग, इसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि आपको बताया ना जो ऑक्सीजन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसका उपयोग स्वास्थ्य में, देखभाल में, विनिर्माण में, वेल्डिंग में, यानी विभिन्न उद्योग के अंदर इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। जैसे कि श्वसन क्रिया के लिए, रोगियों को कृत्रिम श्वसन प्रदान करने के लिए, द्रव ऑक्सीजन को रॉकेट ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है। साथ में जो वेल्डिंग मशीन होती है ना उसके अंदर एस्पिरिन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं ना कि कोविड-19 टाइम पे क्या हुआ था, लोगों को सांस लेने की कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, यानी उस टाइम पे जैसे ना काफी बीमारियां जैसे निमोनिया हो गया, तो उसमें भी सांस की मतलब कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी थी। क्लियर हो गया। यानी जैसे कि ना जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होता है, वैसे बच्चे हो गए, माता हो गई, उनके लिए भी ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझ में इस उत्पादन में, वेल्डिंग में, यानी अनेक तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब आता है फ्रेंड्स नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फ्रेंड्स क्या होता है, यह भी ऑक्सीजन की तरह ही एक रंगहीन होता है, गंधहीन और स्वादहीन, यानी जितनी भी जो गैस होती है ना इनका ना कोई रंग होता है, ना कोई स्पेशल गंध होती है, और स्वाद भी इनका कोई स्पेशल नहीं होता है, यानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होते हैं, और जल के अंदर बहुत ही कम घुलते हैं, और ये हल्की सी वायु में भी सब मतलब अक्रिय हो जाते हैं, ये मतलब कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए तो हमारे पूरे वायुमंडल के अंदर इतना 80 दे रखा है, लेकिन 78% तो मौजूद होती ही होती है, यानी और ये अकेली नहीं मिलती है, हमेशा सवक्त उस समय से ना अमोनिया के साथ मिल गई, अमोनियम लवण के साथ मिल गई, अनेक प्रकार से ये मिलती है, जैसे कि इसका मतलब कि इसको एन से इसको प्रेजेंट किया जाता है, और 78% ये पूरे हमारे मतलब कि वायुमंडल में पाई जाती है। अगर पूछ ले आपसे कि नाइट्रोजन की खोज कब की थी, तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड, उन्होंने 1773 के अंदर, यानी 1773 के अंदर नाइट्रोजन की खोज कर दी गई थी। क्लियर हो गया। यानी नाइट्रोजन जो होता है वो उर्वरक के रूप में एक प्रमुख योजक होता है, एमिनो एसिड के रूप में, न्यूक्लिक एसिड के रूप में, पौधों के आनुवंशिक जानकारी स्टोर करने के लिए, और पौधों को कई तरह के जैविक कार्य कंप्लीट करने के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी होता है। समझ में आ गया। जैसे कि बताया ना ना रंग है, ना गंध है, ना स्वाद, यानी अक्रिय गैस के रूप में इसको पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोई गैस है ना तो उसमें कौन सा है, वो नाइट्रोजन ही पाया जाता है। क्लियर हो गया। यानी इसके बारे में अगर इम्पोर्टेंट बताऊं, ये एक ऐसा तरल मतलब है जो तरल और ठोस दोनों रूप में पाया जाता है। तरल नाइट्रोजन में इस्तेमाल करने से रेफ्रिजरेटर के तौर पर किया जाता है, और तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल से अनुसंधान में किया जाता है, और इसको मतलब कि इसके युग में स्पेशली बताऊं, जैसे कि आप चिप्स कुरकुरे
पॉपकॉर्न सब आपने खाए होंगे ना, वो बनते कब हैं और चलते काफी टाइम, यानी जो खाने के जो पदार्थ होते हैं ना, उनके अंदर भी इस गैस को भरा जाता है, किस लिए? ताकि वो लंबे टाइम तक चले, खराब ना हो। समझ में आ गया कि नाइट्रोजन मतलब ये काफी तरीके से उपयोगी होता है, जैसे कि ना उर्वरक के रूप में हो गया, हवाई जहाज के टायरों में भरा जाता है, इसके इस्तेमाल से बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें भरा जाता है, मतलब जो खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको ताजा रखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और निष्क्रिय वातावरण को सक्रिय बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और नाइट्रोजन के यौगिक के इस्तेमाल से विस्फोटक औषधि के निर्माण में किया जाता है, और तरल नाइट्रोजन के इस्तेमाल से रेफ्रिजरेटर के रूप में भी किया, पदार्थ को ठंडा रखने के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल में कर गया, अनुसंधान में, लेबोरेटरी के अंदर भी नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। समझ में आ गया? जैसे कि ना एक्रिय मतलब बल्बों के अंदर किया जाएगा, द्रवित नाइट्रोजन के पदार्थ कार्यों के लिए उच्च तापमान को थर्मामीटर के रूप में, कृत्रिम खाद्य बनाने के रूप में, नाइट्रिक अम्ल व अमोनियम दर्पण के रूप में, जैसे कि ना पता है कि नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस होती है, रंगहीन गंधहीन होती है, और जो इसके अंदर जीवन को बनाए रखना बिल्कुल नहीं हो पाता है। यह प्रोटीन और डीएनए के लिए, इसके निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी खंड होता है, और पौधों के विकास और प्रकाश संश्लेषण के लिए तो बहुत ही जरूरी है, और जो कृषि फसल होते हैं ना उसके लिए विशेष रूप से इम्पोर्टेंट होता है। समझ में आ गया? अब आता है फ्रेंड्स हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन क्या होता है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन के बारे में जानिए। यह एक रासायनिक तत्व होता है, यह भी रंगहीन गंधहीन स्वादहीन होता है, और हाइड्रोजन का आवर्त सारणी के अंदर पहला स्थान है। आपने जब अगर आवर्त सारणी देखी होगी तो आपको पता होगा कि सबसे पहला तत्व कौन सा आता है, वो हाइड्रोजन ही आता है। यानी पूरे जो ब्रह्मांड के अंदर प्रचुर मात्रा में, मतलब कि ऐसा तत्व जो पूरी प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। हाइड्रोजन का सरल तत्व माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हो गया? यानी इसके अंदर प्रोटॉन भी एक ही होता है और इलेक्ट्रॉन भी एक आता है। इसको स्वच्छ ईंधन के नाम से जाना जाता है। इसके इस्तेमाल का ईंधन सेल में किया जाता है, घर कार जो है ना पोर्टेबल बैटरी होती है, अन्य यूज में इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? यानी हाइड्रोजन होता है, इसके इस्तेमाल से उर्वरक उत्पादन में किया जाएगा, ट्रक व जहाज के अंदर ईंधन की कोशिकाओं बनाए रखने किया जाएगा, घरेलू संसाधन के रूप में प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, पवन जैसे मतलब अनेक प्रकार से इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया? इसे डिटेल से पढ़िए। यह रंगहीन गंधहीन स्वादहीन होता है, यह हल्की सी वायु में होता है, जो कि ज्वलनशील होता है, मुक्त अवस्था में अल्प मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। इसके अंदर जल, अम्ल, क्षार, पेट्रोल, तेल, वसा आदि सब पाए जाते हैं, और पूरे ब्रह्मांड पर यानी पृथ्वी पर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा तत्वों में से कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा। और तारे और सूर्य में अधिकांश भाग में द्रव्यमान और हाइड्रोजन के रूप में ही बना हुआ है। क्लियर हो गया? अब आता है इसके उपयोग। तो फ्रेंड्स इसके उपयोग क्या हो जाएंगे? इसके उपयोग होंगे गुब्बारे में भरने वाली गैस के रूप में, रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, वनस्पति घी के रूप में, कृत्रिम कोयले पेट्रोल के रूप में, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वालामुखी के रूप में, वेल्डिंग के रूप में भी इसका यूज किया जाता है ना, कहते हैं ना उद्योग में, ईंधन में, शीतल के रूप में इसका यूज है कि अमोनिया उर्वरक संश्लेषण में। तो हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया और नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होते हैं उसको बनाने में किया जाता है। कार्बनिक यौगिक समझ सकते हैं ना कि हाइड्रोजन का उपयोग मैथनॉल और कार्बनिक यौगिक में बनाने किया जाता है। हाइड्रोलिक एसिड समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और तेल परिशोधन समझ सकते हैं, हाइड्रोजन तेल शोधन कार्बन उत्सर्जन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाएगा। देखिए रॉकेट ईंधन में हाइड्रोजन का उपयोग अंतरिक्ष में जो है रॉकेट ईंधन जाते हैं तो उसके में किया जाता है। ईंधन कोशिकाओं से आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करके बिजली उत्पन्न करने में इसका यूज किया जाता है। और विद्युत उत्पादन में हाइड्रोजन और विद्युत संयंत्र प्राकृतिक रूप से हम इसमें विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। और शीतलक के रूप में यानी जनरेटर यानी पानी ठंडा करने के रूप में इसका यूज किया जाता है। साथ ही हाइड्रोजीकरण करने के लिए, धातु का अपचय करने के लिए अनेक प्रकार से इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? अब आता है फ्रेंड्स क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या होता है फ्रेंड्स? ये हरी पीली जहरीली गैस है, यानी ये हरे रंग की पीली बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाली जहरीली गैस है, जो कि एक रासायनिक तत्व है। इसका इस्तेमाल घरेलू उत्पाद और कीटनाशक, ब्लीच व जल कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरीन की गंध बहुत ही तीखी होती है, इस बात पे ध्यान है। नहीं आपने कभी सुना होगा ना कि फिल्मों में या टीवी देखा होगा
क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं ना, मतलब बेहोश करने में किया जाता है, तो वो यही गंध है, यानी बहुत तीखी गंध होती है, यानी हवा में दुगनी सघन हो जाती है, कम सांद्रता पे भी जहरीली होती है, आंख, गले, नाक, मतलब इनके लिए बहुत जलन पैदा करने वाली होती है। यह सिरका या अमोनिया से ना आम, मतलब कि इसको घरेलू रूप में भी इसका यूज किया जाता है, यानी एसिटिलीन, ईथर, तारपीन, अमोनिया, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन, बारीक वजन धातुओं के लिए खतरनाक रूप से इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? यानी इसके इस्तेमाल से हजारों उत्पाद से उत्पादन किया जा सकता है, और क्लोरीन का इस्तेमाल से हम रासायनिक हथियार के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। और इसकी खोज कब की गई थी? 1970 में इसकी खोज की गई थी, जो कि हेम्फ्री डेवी नाम के थे, जिन्होंने इसका नाम क्लोरीन रखा था। क्लियर हो गया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हरे पीले रंग की होती है, जो तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, बहुत ही विषैली होती है, वायु में भारी होती है, जल में घुलनशील होती है, तथा स्वयं में जलकर दूसरों को जलाने में सहायक होती है, अत्यधिक क्रियाशील गैस होती है, और मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, हमेशा मतलब कि साथ NaCl के रूप में, KCl के रूप में, MgScl के रूप में, यानी मिक्स के तरीके से ये पाई जाती है। अब पढ़ेंगे इसके उपयोग, यानी पीने के पानी बैक्टीरिया कीटाणु को मारने में इसका यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म, DTD, HCl निर्माण में किया जाता है, कागज में, कपड़े उद्योग में विरंजक के रूप में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं ना जल उपचार करना हो, सफाई उत्पाद करना हो, विनिर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। यानी क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी का सीवेज को, औद्योगिक कचरे को कीटाणु रहित बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो स्विमिंग पूल होते हैं ना, उसकी सफाई के लिए, जो स्पा होते हैं ना, उसमें भी क्लोरीन क्लोरीन का यूज किया जाता है। क्लोरीन से आप समझ सकते हैं कि ये बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जितने भी रोगाणु होते हैं ना, उन सबको मारने के लिए ये बहुत ही सक्षम होता है, और क्लोरीन का प्रयोग हम काफी रूप से कर सकते हैं। यानी सबसे मोस्टली यानी सफाई के लिए किया जाता है, साफ सफाई के लिए, जीवों को, बैक्टीरिया को मारने के लिए, सुरक्षा के लिए, ये बहुत ही यानी कम लागत में अच्छा काम देने वाला सुरक्षा के रूप में इसका यूज किया जाता है। और अन्य उपयोग जैसे ना क्या कहते हैं, इसका मतलब हल्का पीला रंग होता है, ये हवा में भारी होती है, और ये मतलब कि क्या है, मध्यकालीन जो कारीगर थे ना, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभा चुकी है। समझ में आया? अब पढ़ेंगे हम फास्फोरस की। फास्फोरस क्या होता है? तो फ्रेंड्स, फास्फोरस क्या होता है? ये एक ऐसा खनिज तत्व होता है जो शरीर में पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसको भास्वर भी कहा जाता है, यानी फास्फोरस को भास्वर कहा जाता है। समझ में आया? जो कि हड्डियां, दांतों के मदद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट वसा के इस्तेमाल के लिए करते हैं। कोशिकाओं में ऊतकों विकास, रख रखाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, मांसपेशियां अच्छे से काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और पौधों के लिए फास्फोरस बहुत ही जरूरी होता है। पौधों की कोशिकाओं का घटक होता है, कोशिका विभाजन से पौधों का स्तर, मतलब है ना, उनका विकास और ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। जो अंकुर युवा पौधे होते हैं, उनके लिए, मतलब कि उनकी विकास ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि फास्फोरस यानी किस किस चीज के अंदर होता है, तो कौन सी होती है? दूध में होता है, अंडे की जर्दी में होता है, चॉकलेट में होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में होता है, साबुत अनाज में होता है, दही में होता है, मांस में होता है, मुर्गी में होता है, मछली में होता है, मेवे फलियों में होता है, साबुत अनाज, सख्त आलू, सूखे मेवे और लहसुन की कलियों के अंदर फास्फोरस पाया जाता है। क्लियर हो गया? यानी ये शुद्ध अवस्था में सफेद रंग का नरम पदार्थ होता है, जो कि धीरे धीरे पीला पड़ जाता है। इसके अंदर लहसुन जैसे तीखी गंध होती है, जो कि जल के अंदर अविलय व अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण वायु का स्तर में जल में उड़ा देता है। इसको जल के अंदर ही रखा जाता है, जो कि मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, हमेशा संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। अब पढ़ेंगे इसके उपयोग। उपयोग क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स? फास्फोरस एक खनिज होता है जिसका उपयोग शरीर, कृषि और उद्योग, यानी तीनों चीज में इम्पोर्टेंट होता है। दिया सलाई बनाने में भी होगा, धुएं में बादल बनाने के लिए, और आतिशबाजी करने के लिए। और कैल्शियम फास्फोर्ड के रूप में फास्फोरस चूहों का विश्वनिक के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर? जैसे कि ना हड्डी व दांतों के लिए, रख रखाव के लिए बहुत जरूर होता है। ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए बहुत जरूर होता है। मांसपेशियां होते हैं मतलब कि जिनमें संकुचन आ जाता है, उसको दूर भगाने के लिए, तंत्रिका तंत्र अच्छे से कार्य करे उसके लिए जरूरी होता है। DNA RNA होते हैं कि ना, इसके जो खंड होते हैं वो बने रहे, आंशिक मतलब कि अनुवांशिक से निर्माण होता रहे, उसके लिए जरूरी होता है। और कृषि में उर्वरक के रूप में, फसल उपज के रूप में जरूरी होता है। और फ्रेंड्स, उद्योग की बात की जाए तो खाना, मतलब कि ना
फास्फोरिक एसिड को खाना बनाने के लिए, प्रसाधन के लिए, जानवरों के चारे के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में, फार्मास्यूटिकल के रूप में, युद्ध एजेंट के रूप में, यानी अनेक प्रकार से इसका यूज किया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब आएगा गंधक। फ्रेंड्स, गंधक क्या होता है? यह भी एक रासायनिक तत्व होता है जो कि सल्फर, इसको एस यानी सल्फर के नाम से इसको जाना जाता है। फिर हो गया, इसका मतलब कि इसको एस से इसको प्रेजेंट किया जाता है, किस किसे, एस से। और परमाणु क्रमांक में 16 नंबर होता है। आवर्त सारणी के अंदर ऑक्सीजन समूह के अंदर कमरे के तापमान पर चमकीले पीले रंग का क्रिस्टल टॉस होता है, उसको बोला जाता है गंधक। क्लियर हो गया? यानी आयुर्वेद में गंधक का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है, यानी मतलब जो पुराने टाइम के जो लोग थे ना, उनके लिए ये इसका यूज औषधि के रूप में, जैसे कि त्वचा रोग हो गया, खाज, खुजली, एक्जिमा, कुष्ठ रोग आदि के इलाज के लिए किया जाता है। भूख बढ़ाने, श्वसन संबंधी विकार, गठिया, एलर्जी, दर्द, मूत्राशय विकार, मधुमेह, खांसी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और गंधक को गर्म पानी में एक्जिमा, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, खाज खुजली से ठीक करने इसका इस्तेमाल किया जाता है। और गंधक के इस्तेमाल से पाचन शक्ति को भी दुरुस्त किया जाता है। इसके साथ ही जिनकी ऑयली त्वचा होती है ना, उसके लिए भी गंधक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गया? यानी प्राचीन समय में जो ज्ञात तत्व हैं उनमें औषधि में युद्ध में प्रयुक्त होने वाला था सल्फर। क्लियर हो गया? ये हल्के पीले रंग का स्वादहीन गंध रहित ठोस होता है, जो कि जल में अविलय होता है और मुक्त अवस्था में ज्वालामुखी झरनों के निकटवर्ती स्थानों पर पाया जाता है। और संयुक्त रूप में सल्फाइड सल्फट के रूप में इसको पाया जाता है। समझ में आया? यानी गंधक की कमी से पौधों में लकड़ी का अंश बढ़ जाता है। दलदली फसल होती है ना, वो गंधक से मतलब कि जो जड़ें उनमें गांठें कम पड़ती है। अगर इसके साथ ही अगर अनाज वाली फसल हो गई ना, तो उसके अंदर मतलब कि चारे वाली फसलों में गंधक बहुत ही जरूरी इसमें होता है। क्लियर हो गया? और उपयोग के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। जितने चर्म रोग होते हैं ना, जैसे कौन कौन से रोग बताए थे मैंने आपको, ठीक ना, त्वचा रोग, खाज, खुजली, एक्जिमा, कुष्ठ रोग, भूख बढ़ाना, श्वसन संबंधी विकार, गठिया, एलर्जी, दर्द, यानी हर तरह के रोग की औषधि के रूप में इसका यूज किया जाता है। कीटनाशक के रूप में, बारूद और दिया सलाई के उद्योग में, और रबड़ का वल्नीकरण के रूप में भी गंधक का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? यानी किस किस तरीके से ये काम आता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आता है फ्रेंड्स कार्बन। कि कार्बन क्या होता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से एक होता है कार्बन तत्व, जो कि प्राकृतिक में 3 रूप में पाया जाता है। C612, C613, C614। क्लियर हो गया? ये 3 रूपों में पाए जाएंगे, जिनको जीवन का आधार भी कहा जाता है। कार्बन के अंदर कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है, जिसके कारण के जो आसपास का जो संयोग में एक लंबी श्रृंखला बनाने का काम करता है। और इसी गुण के कारण पृथ्वी पर कार्बन पदार्थ की संख्या हमेशा बढ़ती जाती है। ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। मतलब कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, कोयला हो गया, काजल होगी, इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में आप मान लीजिए। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बन क्या होता है। यह एक रासायनिक तत्व होता है जो कि एक अधातु के रूप में काम करता है। इसका प्रतीक चिन्ह सी होता है। कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से कार्बन एक विशेष रूप से माना गया तत्व होता है। इसके अंदर सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। हो गया? कार्बन के अंदर मतलब कि 6 ही प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना है। कार्बन परमाणु के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने वाले होते हैं, यानी ये 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर 12C, 13C और 14C के 3 आइसोटोप यानी 3 प्राकृतिक रूप में ये पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? यानी इसके 3 ही अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। क्लियर हो गया? यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हीरा बहुत कठोर होता है, ग्रेफाइट बहुत ही मुलायम होता है, और जो फुलरिन होता है वो पिंजरे जैसी आकृति का होता है। क्लियर हो गया? नहीं, उसके बारे में आपको बता दिया था कि किस तरह आप पढ़ेंगे कार्बन का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। पानी को फिल्टर करने के लिए सक्रिय कार्बन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। दवाई के निर्माण के लिए, अशुद्धि को दूर करने के लिए किया जाएगा। चीनी को शुद्ध करने के लिए, तेल, वसा, रंग बदलने के लिए, पेय पदार्थों को छानने के लिए इसका यूज किया जाता है। कहते हैं ना, जो जो हमारे जो पहले जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ना, उनसे मतलब उसकी एज गैप करने के लिए हम बोल देते हैं ना कि 100 साल पुराना है, 2 साल, हम कैसे बोल देते हैं। उसकी एज ज्ञात करने के लिए कार्बन का होना बहुत जरूरी होता है। और मानव शरीर के अंदर 18.5% कार्बन होता ही होता है। और प्रकृति में कार्बन की बात की जाए तो 10 लाख से भी अधिक कार्बन मौजूद होते हैं,
जो कि मतलब कार्बन के कुछ यौगिक निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे CO2 के रूप में पाया जाएगा, CO के रूप में पाया जाएगा, किस किस यानी पहले बोला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड? अगर आपसे कोई पूछ ले तो फ्रेंड्स देखिए ये समझ सकते हैं कि CO2 की ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाली गैस होती है, जो कि प्रकृति में प्राकृतिक और मानव दोनों रूपों में ही पाई जाती है। समझ में आएगा? नहीं, प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की मतलब की आग, पौधों में जानवरों की सांस से, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से, और मानवीय रूप से कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस के रूप में ये पाई जाती है। दोनों तरीकों से ही ये पाई जाती है। क्लियर हो गया? अगर पूछ ले कि इसके मतलब कि क्या क्या इसके पहलू होते हैं, तो CO2 जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदान होता है। इसका इस्तेमाल अग्निशामक यंत्र के रूप में, प्रयोगशाला में शुष्क बर्फ के रूप में इसका किया जाता है, और घर पर बेकिंग सोडा हो गया, सिरके से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 के कैप्चर संग्रहित करना होना, यह वायुमंडल में न जा सकते ना, रिकवरी करने के लिए निर्माण सामग्री में, रसायन में, ईंधन में, यानी इसका यूज भी अनेक प्रकार से किया जाता है। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बताया ये रंगहीन गंधहीन गैस होती है, सामान्य ताप पर व दाब पर गैसीय अवस्था में ही रहती है। इसके में वायुमंडल के अंदर कितनी परसेंट मात्रा होती है? 0.03 से लेकर 0.04 तक पाई जाएगी। इसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, क्योंकि ये क्या काम करती है? सूर्य से आने वाले जो मतलब कहते हैं ना पैराबैंगनी किरणें होती है, जो बहुत ही हानिकारक होती है, उससे हमें बचाने में ये हमारी हेल्प करती है, क्योंकि डायरेक्ट अगर सनलाइट हमारे पे गई ना तो हमारी स्किन को जला सकती है, तो उसमें बचाने के लिए भी हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। पृथ्वी के ऊपर सजीव जीवन के लिए CO2 छोड़ते हैं, और पेड़ पौधों द्वारा इसको संश्लेषित किया जाता है। क्लियर हो गया? इसका उपयोग चूना पत्थर को गर्म करने में, मतलब कि लकड़ी कोयला को जलाने में इसका यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको और बताऊं कि इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, तो CO2 का ताप कमरे के मतलब शुष्क ठोस में परिवर्तित हो जाती है, जिसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका उपयोग वस्तुओं को ठंडा रखने में, अग्निशमन के रूप में, और यूरिया के निर्माण के रूप में भी इसका CO2 का यूज किया जाता है। कि अग्निशामक हो गया, शीतलक हो गया, ग्रीन हाउस हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, शैल चिकित्सा हो गई, खाद्य संरक्षण हो गया, कार्बोटेपे हो गया, यानी अनेक प्रकार से पूछे। CO2 हवा में रहकर जो प्राकृतिक का हिस्सा है, और कम मात्रा में रहकर ये मतलब कि हमारे को हानिकारक जो तत्व होते हैं उनसे बचाने में ये हमारा काम, हमारे लिए बहुत ही काम करती है। समझ में आ गया? यानी किस तरीके से, यानी यानी ग्रीन हाउस में आप समझ सकते हैं। CO2 पूरे वायुमंडल में गर्मी को रोककर पृथ्वी को ठंडा रखने का काम करती है। समझ में? जो पृथ्वी तो ना वो जो किरणें होती है उससे हमारे पृथ्वी को बचाने का काम करती है। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है, जिससे कि हम मतलब कि भोजन में खाना पकाने के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? यानी हॉस्पिटल के अंदर भी CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। और है नी खान जो भी कुछ हम खाना पीना खाते हैं उसको मतलब कि अच्छे से रखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और कहते हैं ना, कहते हैं आग बुझाने के रूप में भी इसका, या अग्निशामक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जो कि कार्बन के ही अपरूप होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। क्लियर हो गया? यानी क्या क्या इसके अपरूप होते हैं। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, यह एक रंगहीन गंधहीन जहरीली गैस होती है। समझ में आई? रंगहीन है, गंधहीन है, और जहरीली गैस है, जो कि कार्बन युक्त ईथर से के अधूरे दहन से बनती है। ये प्राकृतिक और मानव दोनों द्वारा इसको निर्मित किया जाता है। यानी ये ऐसी गैस होती है जिसको प्राकृतिक में भी पाई जाती है, इसको मानव द्वारा भी तैयार किया जाता है। जैसे कि मोटर वाहन हो गया, बिजली संयंत्र हो गया, जंगल की आग हो गई, मतलब भयंकर कोयला हो गया, कोक हो गया, बोरबोक हो गया, चारकोल हो गया, लकड़ी हो गई, बॉयलर हो गया, गैस फायर हो गया, यानी अनेक प्रकार के इसके स्रोत मतलब कि यहाँ पर मौजूद होते हैं। समझ में आया? अगर इसके बारे में डिटेल से बताऊं तो इसकी अगर है ना, CO की मात्रा अधिक होने पर दम घुटने लग जाता है इंसान का, बेहोशी आ जाती है, यहाँ तक कि उस इंसान की मृत्यु भी हो जाएगी। समझ में आया कितनी भयानक होती है, कितनी विषैली होती है। यानी CO की सांद्रता की संपर्क अवधि और प्रत्येक समय की मतलब कि हमारे स्वास्थ्य के मतलब कि अलग अलग प्रकार से नुकसान पहुंचाने के काम होती है। यानी 150 से 200 PS के ऊपर रहे ना, तो ये मतलब कि भटकाव, बेहोशी और मृत्यु तुरंत ही संभव होने वाली कार्य क्षमता के ऊपर हो सकती हैं। समझ में आ गया? यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्ट किया जाए तो इसको मतलब कि है ना,
गैस उपकरण वोटिंग में, चिमनी को साफ करने में, वाहन प्रकाश मतलब है ना निकास के लिए, मरम्मत के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। मैं आपको बताती हूँ ये वायु में अल्प मात्रा में मतलब जलाने में प्राप्त करने वाली होती है। उद्योग में इसका कोक भाप प्रभावित करने में बनाया जाता है और इसकी प्रक्रिया से CO के साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। इसको मिश्रण को वाटर गैस भी कहा जाता है और भाप के स्थान पर वायु का प्रयोग किया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन निकलती है जिसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इसका उपयोग किस होता है कि अग्निरोधक ईंधन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर संकुल बनाती है, जो कि शरीर के अंदर हमारी जो सांस लेने की जो प्रवृत्ति होती है ना उसको रोक देती है। इसकी वजह से इंसान की मृत्यु तक हो जाती है, यानी इतनी भयानक विषैली होती है। अब पढ़ेंगे इसका इस्तेमाल। इसके इस्तेमाल फ्रेंड्स काफी तरह के होते हैं, यानी जो होती है ना मांस में मच्छी होती है उसको मतलब उसकी पैकेजिंग रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। धातु को कार्बनिल बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। ठीक है ना। CO+H2 तो जल ग्रीस हो जाता है। CO+N2 होता है तो वो प्रोड्यूस गैस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ इसका अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया। यानी औषधि निर्माण में इसका यूज किया जाता है। मानव शरीर में जो गैस न्यूट्रोसेमीटर होता है उसके रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी अनेक प्रकार से बहुत ही घातक होती है। इसको साइलेंट किलर के नाम से इसको जाना जाता है। एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, साइलेंट किलर के नाम से कौन सी गैस को जाना जाता है, तो कौन सी जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर हो गया। यानी मैं आपके कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगी, सारे डाउट को आपके क्लियर करूंगी। अब आता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फ्रेंड्स क्या होता है CFC? देखिए फ्रेंड्स, CFC समझ सकते हैं, यह एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसके अंदर कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन तीनों परमाणु मौजूद होते हैं। ये गैर जहरीले और गैर ज्वलनशील होते हैं। CFC का इस्तेमाल की बात की जाए तो औद्योगिक में, घरेलू काम में इसका यूज किया जाता है। हालांकि बात की जाए जो ओजोन परत होती है ना उसको नष्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। एस्ट्रोल स्प्रे में, फोम में, पैकेजिंग के रूप में इसका इस्तेमाल, यानी सॉल्वेंट के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में, यानी अनेक प्रकार से इसका यूज किया जाता है। लेकिन पूछ ले ना तो मैं आपकी बात बताती हूँ कि CFC के नुकसान भी बहुत होते हैं। क्या क्या होते हैं? ओजोन परत को नष्ट कर देते हैं। ओजोन परत ना कि पृथ्वी के जीवन पर खतरा बना रहता है। ओजोन परत के संरक्षण से सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी व सांस फूलने की समस्याएं हो जाती हैं। इससे अस्थमा, वात, इसलिए क्रोनिक मतलब अनेक प्रकार की बीमारियां होती है ना वो इससे उत्पन्न हो जाती हैं। ये समझ में आएगी कितनी कितनी जहरीली, कितनी मतलब कि घातक होती है ये। जैसे कि यह इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन तीनों यौगिक पाए जाते हैं, जो कि अक्रिय, अज्वलनशील और विषहीन कार्बनिक यौगिक होता है। इसके अंदर ओजोन परत जो अणु होते हैं उनको मतलब कि नष्ट करने वाली परत के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके निर्माण से मान मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में चरणबद्ध के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, शीतलक के रूप में किया जाता है और कंप्यूटर के पुर्जे होते हैं ना उसके साफ सफाई के लिए, फोम निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कंडीशनर को यानी मतलब कि साफ ठंडा रखने के लिए फोम पैकिंग के रूप में, या मेडिकल की लाइन में इसका यूज किया जाता है। जो कि CFC कार्बन फ्लोरीन गैस होती है जो कि एक गैसीय अवस्था में होती है, जिसको नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमिंग, नॉन एक्टिव गैस के रूप से जाना जाता है। CFC गैस के मतलब ओजोन लेयर को मतलब उसको क्षरण करने में काम आती है। वो ये काम क्या करती है, सूरज से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है ना उसको अवशोषित करती है और पृथ्वी तक पहुंचने में से जो किरणों की जो मात्रा होती है उसको कम करने का काम करती है। और जो CFC होती है ये उसी लेयर के लिए खतरा बनी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब सनलाइट से डायरेक्ट आएंगे तो अनेक प्रकार की जो बीमारी होती है उनका खतरा बढ़ जाता है, कैंसर जैसे, TB, यानी बहुत जो भयानक भयानक बीमारियां होती है ना उनका खतरा बन जाता है। इस तरह से ये बहुत ही मतलब हानिकारक होती है। अब आता है फ्रेंड्स हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है फ्रेंड्स, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया। यह मतलब कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक होता है। हाइड्रोकार्बन आमतौर पर रंगहीन होता है और एक इसकी जो गंध होती है बहुत ही फीकी होती है। समझ में आ गया। जो हाइड्रोकार्बन होता है इसमें आमतौर से केंद्र कार्बन से परमाणु होते हैं और हाइड्रोजन परमाणु के चारों ओर बंधे हुए होते हैं। हाइड्रोकार्बन के कुछ होते हैं, मीथेन हो गया CH4, एथीन हो गया C2H2, बेंजीन हो गया C6H6। आपको इनके फॉर्मूले याद करने होते हैं क्योंकि कार्बन ना इसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे जिसको आप देख समझ जाएंगे।
ये बिल्कुल नॉर्मल वे में क्वेश्चन आते हैं। पूछ लेते हैं कि मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया, CH4। बहुत आसान है, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा ना कि क्या होता है। एथीन का C2H2, बेंजीन का C6H6 हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के चार बुनियादी श्रेणी होते हैं, एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, एरोमेटिक हो गया और एल्केन हो गया। फिर हो गया, जो हाइड्रोकार्बन होता है वो हजारों सालों से पौधे और जानवरों के लिए मतलब जीवाश्म के रूप में प्राप्त किया जाता है। और जो ज्यादातर हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको चट्टानों से मतलब कि के रूप में पाया जाता है। समझ में आ गया। तो हाइड्रोकार्बन होता है वो ईंधन से होने वाले उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी इसमें होती है। फिर हो गया जैसे कि ना प्राकृतिक गैस होगी, प्रोपीन होगी, ब्यूटीन होगी, गैसोलीन होगी, डीजल होगी, कैसो यानी ये सारे इसके मतलब कि इसके हाइड्रोकार्बन ईंधन के स्रोत होते हैं, उदाहरण होते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर बने होते हैं, जो कि इसका मुख्य से भूतेल होता है और जो कि प्राकृतिक में हाइड्रोकार्बन रूप में पाया जाता है। और हाइड्रोकार्बन असंत्र और संत्र दोनों रूप से पाया जाता है। जैसे कुछ मतलब कि अनेक प्रकार के जैसे LPG हो गया, CNG हो गया, तो इसके अनेक प्रकार के इसके मतलब तरीके होते हैं। क्लियर हो गया है ना। उपयोग की पूछ ले आपसे तो ईंधन में, स्नेहक में, कई उत्पाद में कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। परिवहन में हो गया, बिजली में हो गया, गर्म करने के रूप में, प्लास्टिक के रूप में, फाइबर के रूप में, रबड़ के रूप में, विलायक के रूप में, विस्फोटक के रूप में, मेडिकल लाइफ में, औद्योगिक रसायन के रूप में। नहीं यानी ये जो है ना हाइड्रोकार्बन होता है जो कच्चे तेल के रूप में, प्राकृतिक गैस, कोयले रूप में, मतलब कि बहुत ही ज्वलनशील होता है और अनेक भागों में ये पाया जाता है, जो कि हर तरीके से मतलब कि कारगरी साबित होता है। अब आता है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको कहा जाता है। इसका फुल नेम होता है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि LPG का फुल नेम क्या है। हिंदी में हो जाएगा द्रवितकृत पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये जो कि एक ईंधन गैस होता है, इसका इस्तेमाल आमतौर पे खाना पकाने और खाने को गर्म करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कि ना रसोई घर के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इसको रसोई गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। समझ में आ गई। यानी आपने आपके अंदर इतना होना चाहिए, आप कुछ कुछ एक वर्ड LPG सुन लिया, इसके बारे में एक दो लाइन आपके माइंड में आनी चाहिए कि ये कहाँ काम आती है, क्या नाम है, किस लिए जरूरी है। समझ में आ गया। अब इसके देखो LPG के अंदर प्रोपीन होती है C3H8, ब्यूटीन C4H10। गैस का मतलब दोनों के मिश्रण होता है, यानी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सअप इसके अंदर होता है। LPG के अंदर दबाव डालकर इसको लिक्विड फॉर्म में इसको लाया जाता है और सामान्य ताप पर इसको मतलब कि ताप और दाब के ऊपर LPG गैस का मतलब यूज किया जाता है और ठंडा करने पर, दबाव डालने पर इसको तरल रूप से इसका यूज होता है। क्लियर हो गया। यानी LPG होती है पेट्रोल और डीजल से बहुत ज्यादा सस्ती होती है, और पेट्रोल की तुलना में देखा जाए तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा मतलब हल्की होती है, सस्ती होती है। क्लियर हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा काफी गाड़ियां होती है वो भी मतलब कि LPG मतलब कि ना मतलब वाहनों में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो पेट्रोल की तुलना में ये काफी सस्ती होती है। ठीक है ना। LPG कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जो कि एक ज्वलनशील गैस होती है, जो कि घरों में खाना पकाने, वाहन के ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है। LPG का प्रयोग CFC के दोनों मतलब कि CS दोनों स्थान पे किया जाता है। जो इसमें मुख्य रूप से प्रोपीन और ब्यूटेन गैस का मिक्सअप होता है। इसका क्वथनांक कमरे के ताप पर कम होता है। ये गंधहीन, आप समझे ना गैस की स्मेल कितनी मतलब भयानक आती है। आपको बाहर मजेगी महसूस की गैस की स्मेल, गैस लीक हो रहा है, तो बहुत ही गंधहीन गैस होती है इसकी। क्लियर हो गया। रिसाव का पता लगता है इसका मतलब कि इसके अंदर ईंधन था या फिर डैश का मार्क कैप्टन का मिलाया जाता है। क्लियर हो गया। अब मैंने आपको इसके यूज बता दी कि क्या क्या इसके यूज होते हैं। नहीं LPG के इस्तेमाल की बात की जाए, इसको रसोई गैस के नाम से जाना जाता है। इसका यूज कहता है घरेलू खाने बनाना, खाने को गर्म करना, यानी खाने के रूप में लगे ना कि नाश्ता पानी, खाना बनाना, गर्म करना, ठंडे हर तरीके से गैस मतलब कि रसोई में यूज होने वाली ही गैस होती है। और काफी जगह इसका यूज औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है, मतलब कि कृषि क्षेत्र में भी किया जाता है। आलू गेहूं प्याज होते हैं ना, इनको मतलब सुखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। वाहन के लिए भी किया जाता है। और LPG के ना ये रंगहीन गंधहीन होती है। LPG आसानी से मतलब तुरंत फैल जाती है और ये बहुत ही मतलब ज्वलनशील मानी जाती है। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे CNG। CNG क्या होती है। तो CNG का फुल नेम क्या हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी
कंप्रेसर नेचुरल गैस, क्योंकि इसका फुल नेम एग्जाम में पूछा जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है जो कि एक मतलब कि एक वैकल्पिक ईंधन होता है। इसका इस्तेमाल वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। क्लियर हो गया। सीएनजी होती है प्राकृतिक गैस कंप्रेस करके बनाई जाती है जो कि मुख्य रूप से मेथेन से बनती है। यानी मेथेन से बनने वाली गैस कौन सी होती है? सीएनजी, जो एकदम साफ, गंध रहित और गैस रक्षारक के रूप में होती है। सीएनजी पेट्रोल डीजल की तुलना में बहुत स्वच्छ ईंधन के रूप में होता है। सीएनजी का प्रयोग वाहन को प्रदूषण को कम करने में किया जाता है। सीएनजी पेट्रोल से बेहतर होती है और एक तेज मतलब कि पारंपरिक रूप से चलने वाली होती है। सीएनजी की जो गाड़ियां होती है ना, इनका माइलेज भी बहुत अच्छा होता है, यानी माइलेज को बढ़ा देती है। सीएनजी ऑटो रिक्शा, कार, बस यानी हर तरीके से इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया? यानी इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। यानी शीशा मुक्त होती है, हानिकारक उत्सर्जन को कम करती है, मतलब प्रदूषण को कम करती है, पेट्रोल से हल्की होती है, सस्ती होती है, इसका माइलेज भी ज्यादा होता है। यानी जीवन को बढ़ाए रखने के लिए सीएनजी बहुत ही जरूरी होती है। क्लियर हो गया? यानी ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होते हुए प्राकृतिक गैस होती है, क्योंकि इसको उच्च दाब पर संपीड़ित हो जाती है। इसका मतलब इसमें 80% मेथेन पाई जाती है, यानी CH4 पाया जाता है। और मीथेन का सरल रूप होता है हाइड्रोकार्बन, जो कि दलदली भूमि से निकलती है। इसको मार्श या फिर दलदल गैस भी कहा जाता है। और सीएनजी में 15 से 16% इथेन होती है, जो कि C2H6 होती है। सीएनजी रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होती है। इसका उपयोग वाहन के ईंधन के रूप में किया जाता है, जो कि उच्च दाब पे 200 से 250 किलोग्राम वर्ग मीटर सेंटीमीटर होता है, ऐसे इसको दबाया जाता है। क्लियर हो गया? अगर पूछ ले आपसे सीएनजी का उपयोग क्या क्या होता है, तो इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स के रूप में, लोकोमोटिव ईंधन के रूप में, पारंपरिक पेट्रोल इंजन के रूप में, तरल रूप से स्वच्छ ईंधन के रूप में, कम प्रदूषण के रूप में, मतलब कम लागत में पेट्रोल डीजल से मतलब कि अच्छा होता है, चलने में माइलेज ज्यादा देती है, मतलब कि प्रदूषण को कम करती है। यहाँ तक कि सीएनजी का यूज होता है इधर ना कि ईंधन टैंक सिलेंडर के रूप में भी किया जाता है। इस मतलब कि ना क्या बोलते हैं, दहन कक्ष के रूप में भी किया जाता है, अलग अलग प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है ट्राइक्लोरोमेथिन, CH Cl3 क्लोरोफोम, ट्राइक्लोरोमेथिन। क्लियर हो गया? अब ये क्या होता है ट्राइक्लोरोमेथिन? ये एक तरह का कार्बनिक यौगिक होता है जिसका फॉर्म क्या होता है? CHCl3। क्लियर हो गया? यानी ये रंगहीन, वाष्पहीन, एक गैर ज्वलनशील पदार्थ जिसकी गंध बहुत ही मीठी होती है। ये गंध के अंदर ये मीठा होता है। क्लियर हो गया? जैसे है ना, हम कुछ मीठा बनाते हैं तो पूरे घर में उसके महक फैल जाते हैं, उसी प्रकार से इसकी गंध होती है। ये अत्यधिक मतलब के रूप में अस्थिर यौगिक होता है, जो कि प्राकृतिक और औद्योगिक दोनों रूप से इसको प्राप्त किया जाता है। के अंदर मीथेन गैस का क्लोरीनीकरण के तैयार किया जाता है। इसको पहली बार 1831 में अमेरिका में किया गया था। किसके द्वारा? सैमुअल गुथरी ने इसको तैयार किया था। अपने पहली सर्जरी का दर्द को कम करने के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया था, जो कि दवा के रूप में, औषधि के रूप में किया गया था। और इसका मतलब धीरे धीरे इसका यूज आगे बढ़ता चला गया। हो गया? यह कार्बन यौगिक होता है जो कि रंगहीन सूख से होता है। इसका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में मतलब कि है ना, क्षेत्र मतलब है सर्जरी होती है उसके लिए, मतलब कि दर्द करने, मतलब दर्द को हीन, दर्द से बचाने के लिए, मरीज को बेहोश करने के लिए इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। और आधुनिक युग में यानी अनेक प्रकार के विकल्प हो चुके हैं, लेकिन पहले वाला इसका मतलब कि इसका ये एक ऐसा था क्लोरोफॉर्म जिसका मतलब यूज भी करने पर शरीर पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था। समझ में आ गया? जिसके ना विलायक के रूप में, प्लास्टिक के रूप में, अग्निशामक, शुष्क समय, अनेक प्रकार से इसका यूज किया है, रंग में, रबड़ में, यानी जिसके ना कहते हैं ना, जिसकी एक ऐसा विषय था इसमें यकृत, गुर्दे यानी किसी भी हमारे बॉडी के पार्ट के अंदर कोई भी मतलब कि नुकसान नहीं होता था। और इसके वजह से मतलब चक्कर आना, हल्कापन, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और आसानी से मतलब कि शल्य चिकित्सा होती थी, मतलब सर्जरी हो तो वो उसमें करने में बहुत ही कारगर साबित होता था। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स, प्लास्टिक क्या होता है? यह भी एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कि हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, थैली, बाल्टी, जूते आदि के बनाने में उपयोगी होता है। इसका उपयोग टेलीफोन का मतलब के रूप में किया जाता है, जो कि स्टिक बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। टेफ्लॉन आपने सुना? टेफ्लॉन क्या होता है? एक पॉलीमर से बनी हुई एक सिंथेटिक मानव निर्मित सामग्री होती है, जो कि पेड़ पौधों में पाई जाने वाली प्राकृतिक रंजन जैसा होता है। यानी प्लास्टिक को पिघला कर उसको आकृति के रूप में ढाला जाता है। जैसे कि आपने मार्क
मार्केट में देखा होगा ना कि प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं वो कैसे बनते हैं, प्लास्टिक को पिघलाकर उनको नई नई आकृति दे देते हैं, फिर वो धीरे धीरे ठोस हो जाते हैं, कुछ लचीले हो जाते हैं। इस प्रकार से उनका मतलब कि वजन भी हल्का होता है और रसायन रूप से वो स्थिर भी होते हैं। उनकी आकृति आकार सबके अलग अलग, मतलब कि हम जैसा चाहे उसको वैसा आकार में इसको डाल सकते हैं हम। इसको मतलब कि अच्छा एक इंसुलेटर के रूप में, यानी कम ताप के ऊपर अधिक काम करने वाली सामग्री होती है। इसका अच्छा प्रतिरोध वाला होता है, इनमें कभी जंग नहीं लगती, यानी कम लागत के अंदर अच्छा काम देने वाली ये होता है। क्लियर हो गया। अगर आप टेफ्लॉन के उपयोग के बारे में बताऊं आपको, तो यानी कुकवेयर में, कपड़ों के इलेक्ट्रॉनिक्स में, खाना पकाने के बर्तन के रूप में, नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना, उनसे चिपकते नहीं है, साफ सफाई करने में आसान होता है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। नहीं ऐसे होते हैं जिसके मतलब साफ भी कर जाए और खाना चिपकेगा भी नहीं और खाना बन भी जल्दी जाएगा। कपड़ों के रूप में, यानी ऐसे कपड़े होते हैं जिसके ऊपर दाग धब्बे लग जाते हैं, छूट नहीं पाते, गंदगी से बचाने में इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी, यानी अनेक प्रकार से टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। फिर हो गया। अब आता है फ्रेंड्स नायलॉन। नायलॉन क्या होता है? यह भी कार्बन का एक यौगिक होता है जो कि हेक्सामेथिल डायएमिनो एपिडिक अम्ल का संघनन करके प्राप्त होता है। इसका प्रयोग वस्त्र उद्योग में, टायर बनाने में, रस्सियां बनाने में, ब्रूस के बाल बनाने में इसका यूज किया जाता है नायलॉन का। जैसे कहते हैं कि ये एक कृत्रिम पॉलीमर होता है जो कि एक थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है। इसमें रेसे परतों में कई आकार में ढाला जाएगा। ये रंगहीन होता है, इसको नरम होता है। नायलॉन मानव निर्मित होता है जिसकी ना उच्च शक्ति, लचीलापन, लोच बजाना, गर्मी में प्रतिरोध करना, घर्षण में प्रतिरोध करना, हल्के वजन, यानी इसके मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्या अगर पूछ ले आपसे कि नायलॉन के उदाहरण बताइए, उपयोग बताइए, इसका मतलब कि वस्त्र में, मोजे में, दांत की ब्रूस में, टूथब्रश के, कटोरी में, छतरी में, कालीन में, यानी हर तरीके से इसका यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र होते हैं उसमें किया जाता है, मतलब आपने देखे हैं जो मतलब डीजे जो होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नायलॉन बनता कैसे है, तो नायलॉन को विभिन्न प्रकार के ना, है ना, रसायन का संयोजन करके, उनका बहुलीकरण करके, अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा इसको बनाया जाता है। जैसे कि नायलॉन सिक्स हो गया, नायलॉन सिक्स सिक्स हो गया, तो मतलब अनेक प्रकार के नायलॉन होते हैं। सिक्स सिक्स सी एक्स सी अलग अलग होता है और सिक्स सिक्स अलग होता है। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे टेरिलिन। कि टेरिलिन क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये एक सिंथेटिक पोलिस्टर फाइबर होता है। ये पोलिस्टर होता है जिसका प्रयोग रस्सी, नाव, पुल, सुरक्षा बेल्ट बनाने में किया जाता है। यानी ये एक मजबूत इलास्टिक फाइबर होता है जिसका मतलब क्या होता है, सिलवट नहीं पड़ती इसके ऊपर, ये स्ट्रेट रहता है। इसका कपड़ा उद्योग, साड़ी, ड्रेप का यानी ऐसा होगा जो सिकुड़ेगा नहीं, बिल्कुल फैला हुआ रहेगा। यानी डेकोरेट डेकोरेशन के रूप में किया जाएगा, है ना, संवाहक पट्टिकों के रूप में किया जाएगा, कृत्रिम रेशा के रूप में। यानी ये एक ऐसा सिंथेटिक भूलक लेयर होती है जो मजबूत होती है, इलास्टिक फाइबर होती है जिसके ऊपर कोई सिलवट नहीं पड़ती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो टेरिलन होता है इसके फायदे क्या, इस्तेमाल क्या होता है, तो कपड़े, चादर, रस्सियां, बोतलें, जाल, पाल, कई प्रकार से इसका यूज किया जाता है। देखिए ना, ड्रेस हो गई, ट्रोस्टी हो गई, रेनकोट हो गई, ऊनी जैकेट हो गई, ड्रेस मटेरियल, कठोर वस्त्र, जानते हैं इसके ऊपर कोई सिलवट नहीं पड़ती, ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है। यानी एक तरह का ये पोलिस्टर होता है जो कि फैशन में परिधान को बनाने के लिए, मतलब कि ऐसे होते हैं ना जो कि ऐसे ऐसे मतलब कि परिधान बना देंगे जो मतलब ये ना दिखने में अच्छे होते हैं और वो टेरिलॉन से बने हुए होते हैं, जैसे रस्सी हो गई, जाल हो गई, पाल बनाने में, बोतल, चद्दरें, यानी जो ना जैसे कि जो जिसपे मतलब कि ना कि रेड कारपेट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसे बना जाता है जो जो सिकुड़ते नहीं, इसको सिलवट नहीं पड़ती है, वो अच्छी तरीके से दिखने में भी अच्छा लगता है। अब आता है फ्रेंड्स साबुन। साबुन क्या होता है? यह भी कार्बन का एक यौगिक होता है जो कि रासायनिक रूप से उच्च वसा का एमिनो अम्ल के, मतलब कि सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन का निर्माण से ग्लिसरॉल नामक उस उत्पाद को भी प्राप्त किया जाता है जो कि पारदर्शी साबुन, आपने देखे है ना कि एक आता है कि पैस का साबुन आता है जो बिल्कुल पारदर्शी होता है, तो सामने उसके अंदर क्या होता है, एथेनॉल होता है। दाढ़ी बनाने में इसका मतलब कि साबुन ग्रोजन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। साबुन बनाने के लिए वनस्पति तेल हो गई, सरसों, मूंगफली, कास्टिक सोडे की कार्रवाई करी जाती है और इसके अंदर साधारण नमक NaCl डालकर इसको अलग अलग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ साबुन बनता कैसे है, कि वसा और तेल और क्षार को मिलाया जाता है और इसको मतलब कि
जो साबुन होते हैं वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं। आपने देखा है ना कि एक तो मतलब कि नहाने का अलग होता है, कपड़े धोने का अलग होता है, बर्तन साफ करने का अलग होते हैं। इन सबकी अलग-अलग क्वालिटी होती है। यानी कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ किस प्रकार के होते हैं, कुछ किस प्रकार के होते हैं। यानी इनको अलग-अलग करके इनको तैयार किया जाता है। एक तरीके से तैयार नहीं होते सब, क्योंकि सबकी अलग-अलग प्रवृत्ति होती है। कपड़े के लिए कपड़े जैसा होता है, नहाने वाला नहाने जैसा होता है, बर्तन वाला बर्तन की तरह काम करेगा। क्लियर हो गया? यानी ना सफाई वाले साबुन साबुन अलग होती हैं और धोने के इस्तेमाल के लिए साबुन अलग होते हैं। साबुन की प्रक्रिया को जो होती है ना प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। जो कि वनस्पति तेल और वसा को गर्म करके इनको बनाया जाता है। कास्टिक सोडा हो गया, कास्टिक पोटास हो गया, इनमें जलीय घोल इसके अंदर मिलाया जाता है और इसके अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रिया की जाती है जिसके थ्रू साबुन व ग्लिसरीन से इसको बनाया जाता है। क्लियर हो गया? साबुन एक कार्बनिक मिश्रण होता है जो कि ना साधारण तापमान पे ठोस नरम ठोस मतलब कि कहीं पे नरम भी होता है, कहीं पे ये ठोस भी होता है। इसका जो जलीय घोल होता है वो क्षारीय होता है। साबुन के अंदर जो अणु होते हैं ना वो जल रागी जल विरागी कुछ जल रागी भी होते हैं, कुछ जल विरागी भी होते हैं। इसको पानी में आसानी से घोल सकते हैं जो कि मिसेल बना होता है और साबुन को वसा से हटाने के लिए हेल्प करता है। यानी इसे ना कहते हैं ना कि इसमें कुछ ऐसी सामग्री डालते हैं जो मतलब कहते हैं ना कि निखार लाती है, इसका भी कब साबुन में खुशबू आती है, तो इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। अनेक प्रकार के ना कि इसमें एलोवेरा मिला दिया, इसमें गुलाब जल बना दिया, खाते हैं ना आपको, उसी प्रकार से इनको तैयार किया जाता है। जैसे कि साबुन के फायदे पता है कि नहाने में, कपड़े धोने में, त्वचा के रोग इलाज के लिए अनेक प्रकार की इसकी क्वांटिटी होती है। जो साबुन नहाने के होते हैं वो गंदगी, तेज धूप, मेकअप को हटाने में किया जाता है। त्वचा को मतलब साफ करके उसकी नमी को बरकरार रखते हैं, मुलायम कर देते हैं, त्वचा की झाइयों को कम करते हैं, त्वचा को चमकदार बनाते हैं। कुछ मतलब किसी-किसी की त्वचा होती है ना ऑयली होती है, तो उसका जो ऑयल होता है उसको दूर कर देते हैं, किसी का रूखापन होता है उसको रूखापन को कम कर देते हैं। किसी की त्वचा मतलब कि बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए अलग साबुन आते हैं। किसी किस्म की जो त्वचा होती है उसमें मतलब बहुत से इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अलग-अलग प्रकार के साबुन आते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही समझ में आ गया आपको? यानी साबुन के प्रकार सोडियम साबुन का कड़ा अलग होता है, कपड़े धोने का अलग होता है, नहाने मतलब कि हर प्रकार के अलग-अलग बनती जाएगी। सल्फ्यूरिक साबुन अलग होता है जो कि त्वचा के रोगों को दूर करता है। एल्युमिनियम का साबुन होता है जो कि वाटर प्रूफिंग किया जाता है। जो कार्बनिक साबुन होता है वो त्वचा के रोगों का इलाज करता है। इसमें पोटेशियम आता है ना, वो साबुन का मेकअप मतलब रिमूव करने के लिए यानी किया जाता है। और जो सोडियम का होता है ना कि वो ऐसा होता है जो कपड़े धोने में यूज़ किया जाता है। यानी अलग-अलग प्रकार से इनको किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अपमार्जक साबुन रहित साबुन। अपमार्जक क्या होते हैं? साबुन रहित साबुन को साबुन ही कहा जाता है। वो भी वो साबुन नहीं होते लेकिन साबुन की तरह ही काम करते हैं, जो कि अपमार्जक होते हैं। साबुन से अलग होकर इनकी जो संरचना सेम सेम ही होती है लेकिन साबुन ना होकर भी साबुन जैसा ही काम करते हैं। आप ये समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? यानी अपमार्जक भी साबुन की तरह धूल मिट्टी चिकनाई को हटाने में काम करते हैं। ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त होते हैं। इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल भी सोडियम लवण पाए जाते हैं। आप इसके लिए ये समझ सकते हैं जो अपमार्जक होते हैं कपड़े धोने व अन्य वस्तुओं की साफ सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी अपमार्जक ऐसे होते हैं जो साबुन तेज घुल जाते हैं, कठोर जल में भी झाग दे देते हैं, मृदु व कठोर मतलब कितने भी दाग धब्बे होते हैं ना कठोर से कठोर उसको मिटाने में हेल्पफुल होते हैं। अपमार्जक क्षमता कैसे होती है? गुणवत्ता से बढ़ाने के लिए होती है। अकार्बनिक फास्फोरस यानी अनेक प्रकार जो होते हैं किसी प्रकार की दाग धब्बी होती है उसको साफ सफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और साफ सफाई की क्रिया को मिसेल कहा जाता है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है। जैसे फ्रेंड्स अपमार्जक होते हैं, तो अपमार्जक साबुन कौन-कौन से होते हैं? जैसे कपड़े धोने वाले, बर्तन धोने वाले, घरेलू साफ-सफाई वाले साबुन होते हैं, उनको बोलते हैं अपमार्जक। और फ़ायदे, ये साबुन बहुत ज़्यादा मतलब ठंडे होते थे, इससे घुल जाते हैं, कठोर जल में भी झाग देते हैं, शीघ्र घुल जाते हैं। मतलब कि ऐसी कोई क्रिया नहीं करते, मतलब कि साफ कपड़े को साफ ही करते हैं, इतने झाग देते हैं कि अब तुरंत ब्रुश मारोगे, कपड़ा साफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी यही इसके मतलब कि इम्पोर्टेंस है जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं बताऊँगी कुछ तथ्य होते हैं, कुछ मतलब कि ना ऐसे तथ्य होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं कि एग्जाम में ना इन तथ्य से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको सारे तथ्य भी बताऊंगी तथ्य किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर बाईं से दाईं ओर मतलब कि बाईं ओर से स्थित होती है, वो ऊपर से नीचे क्यों नहीं होती, लेफ्ट से राइट क्यों नहीं होती, मतलब ऐसे देंगे ना कठोर धातु चमकीले क्यों होती है, कठोर तो मतलब कि चमकीली होंगी, आघात वर्तन ने धातु सब तरह की होती है, कुछ कुछ मतलब कि
जो अधातु होते हैं वो किसी प्रकार की नहीं होती। तो हमें तथ्यों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। क्लियर हो गया। फर्स्ट क्या आता है कि आवर्त सारणी के अंदर क्यू और जे नाम का कोई तत्व मौजूद नहीं है। नहीं है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्यू और जे नाम के तत्व नहीं होते हैं, इस बात पे आपको ध्यान देना है। कैंसर के लिए उपयोगी धातु कौन सी होती है? कोबाल्ट 60। क्लियर हो गया। कैंसर को मतलब जो केरोसिन होती है उसको किसमें रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम के अंदर। क्लियर हो गया। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, जो कि क्लोरोफिल की वजह से वो मैग्नीशियम की धातु के साथ क्रिया करती है। और पानी में रखा जाने वाला तत्व कौन सा होता है? फास्फोरस होता है। एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। और सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। ये समझ में आया। नेक्स्ट आता है सबसे क्रियाशील हैलोजन होते हैं फ्लोरीन होती है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला धातु कौन सी? लोहा। अब इसका मतलब ये नहीं क्या मतलब कि लोहा खा लोगे, यानी लोहे जैसे पालक के अंदर होते हैं ना, आयरन होता है, तो वो बताया गया है कि हमारे ब्लड के अंदर लोहा पाया जाता है, धातु के रूप में लोहा पाया जाता है। क्लियर हो गया। मनुष्य के आंसू के अंदर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, यानी आंसू के अंदर क्या पाया जाएगा? सोडियम क्लोराइड। सबसे कठोर तत्व क्या होता है? टंगस्टन होता है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? हीरा। सबसे महंगी धातु कौन सी होती है? प्लेटिनियम। सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानिए। क्लियर हो गया। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.1.2H2O, जो कि हड्डियों को जोड़ने के लिए आपने देखा कि हड्डी टूटने पर जो डॉक्टर प्लास्टर कर देते हैं, जिसमें क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, यानी एक ऐसा मतलब कि वो प्लास्टर कर देते हैं जो कि हड्डी जोड़ देता है, उसको बाद में इसको कट करके अलग कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट होती है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग होता है, हरा रंग दिखता है, लाल रंग दिखता है, तो किसकी वजह? हरा तो बैरियम की वजह से दिखेगा और लाल स्ट्रीम की वजह से दिखता है। यानी आपने कभी देखा होगा जब पटाखे फूटते हैं तो उसके अंदर हरा और लाल रंग ये बहुत ज्यादा दिखता है, तो किसकी वजह से दिखता है? बैरियम और स्ट्रेम की वजह से दिखता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है कि यूरिया प्रयोगशाला द्वारा निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक होता है। इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। क्लियर। अब धुएं के बादल बनाने के लिए पीला फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और चूहे मारने की जो दवा होती है जिसको जिंक फॉस्फाइड कहा जाता है, यानी जो तथ्य होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ क्योंकि इससे एग्जाम बार बार बनते ही बनते हैं। फिर आता है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्या कहता है? लकड़ी के कीड़ों से बचाने के लिए, जो होते हैं कि लकड़ियां होती है जो जो फर्नीचर के काम करते हैं, तो वो इसका यूज करते हैं, जो जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स? लकड़ी के अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं जो अंदर से तो उसको खोखला करते हैं, उसमें बचाने में ये हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया। फिर आता है कपूर। कपूर एक नेपथलीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उपयोग कपड़ों व कीड़ों को दूर रखने में किया जाता है। फिर आता है पोटेशियम पेरगामेनेट, KMnO4, जो कि लाल दवा के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि पानी में कीटाणुओं को नष्ट करने के इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ। अब आता है सैकेरिन चीनी, जो कि मतलब 500 गुना अधिक मीठा कर देती है सैकेरिन चीनी। क्लियर। अब आता है शुद्ध जल में जो विद्युत का कुचालक होता है। कच्चे फल को पकाने के लिए एथिलीन या फिर एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं ना कि आजकल जो फलों के अंदर पहले वाला टेस्ट नहीं आता, वो इसीलिए नहीं आता है कि उनको मतलब कि गैस से तैयार किया जाता है, क्योंकि एकदम से मतलब कि गैस से उससे तैयार होंगे तो उसमें कोई मतलब कि पहले वाला ना कोई फ्लेवर ना कोई टेस्ट है। क्लियर हो गया। अब आता है जो रेफ्रिजरेटर होता है उसको बर्फ जमाने के लिए द्रवित अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। आप देखा जो आरओ के जो पानी लेके आते हैं उनका पानी ठंडा रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि वो लोग उसमें अमोनिया का यूज करते हैं। अब पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ी धातु कौन सी होती है? तो वो है ऑक्सीजन, जो कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लोहे पर जंग लगने से उसका वजन बढ़ जाता है, इस पे भी आपको ध्यान देना है कि लोहे के ऊपर जंग लगेगा मतलब अनेक लेयर लग जाएंगी जंग की, तो उसका वजन अपने आप ही बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आता है कि भारी जल का प्रयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। जो अश्रु गैस होती है इसमें एल्काइन अल्फा क्लोरोसिन फिनोल का प्रयोग किया जाता है। आते जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसको सूंघने से इंसान हंसने लगता है, यानी ऐसा हो जाता है कि वो इंसान अगर किसी के मरने पर भी गए है ना तो वहां जाकर भी वो हंसेगा ही हंसेगा, क्योंकि ये गैस क्या काम करती है? हंसाने का काम करती है। फिर अदर रैकिसिन होता है जो कि एक कृत्रिम चमड़ा होता है। नेक्स्ट आता है अभ्रक उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। और प्रकृति में कार्बन यौगिक की संख्या
10 लाख से भी अधिक होती है। ये सारे तथ्य थे जो मैंने आपको बता दिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तथ्य से आप ये जान सकते हैं जैसे ना जो धातुएं होती हैं वो सदियों में समय अस्तित्व में थी, मतलब बहुत पहले से ही थी, एक बार हमें जाना अब गया है। और पृथ्वी के ऊपर ऐसी बहुत सारी होती हैं जो प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? वो लोहा। ये बहुत ही ज्यादा लोहा दुनिया में पड़ा हुआ है। पृथ्वी के ऊपर पपड़ी के रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम हो गई। धातुओं के निर्माण किसी भी रूप में हो सकता है, यानी बहुत ही लंबे समय तक इसका यूज कर सकते हैं। यानी स्टील होता है, यानी स्टील एक ऐसी चीज होती है जिसका मतलब कि हमें ना बार 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 मतलब कितनी बार चाहे इसका जितना मतलब कि यूज करके उसको नया नया आकार हम उसे दे सकते हैं। क्लियर हो गया? यानी कुछ ऐसे होते हैं जिसके ना कि जैसे जिंक फास्फोरस चूहे मारने की होती है, शीशा के बाद किया जाए तो बैटरी के निर्माण में किया जाता है, और तांबे और सोने को छोड़कर जो सभी धातुएं भूरे रंग की सिल्वर जैसी होती हैं। अब देखो तांबा किस कलर का होता है? ये तो मतलब कि उसका कलर ऑरेंज ऑरेंज सा कलर होता है तांबे का। और सोने का कलर तो आप सब जानते हैं कि गोल्ड होता है। और इनको छोड़कर बाकी सभी धातुएं भूरे और सिल्वर रंग की ही होती हैं, क्योंकि पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और धातुओं पर चोट मारने पर जो ध्वनि निकलती है उसको वो सब कहते हैं, वो सब धातु होती है। धातु के ऊपर अगर आप चोट मारोगे तो उसमें कभी वॉइस नहीं निकलेगी। क्लियर हो गया? जैसे आप ये समझ सकते हैं कि जो धातुएं होती है हमारे जीवन के लिए हर तरीके से बहुत उपयोगी, जैसे इनके इस्तेमाल से मशीनरी हो गया, बर्तन हो गया, वाहन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, निर्माण, यानी अनेक प्रकार से उपयोगी होती है। जैसे कि तांबे का इस्तेमाल बिजली की तार बनाने की जगह, सोने का इस्तेमाल आभूषण बनाने में, चांदी का इस्तेमाल मतलब कि आभूषण बनाने में, तांबे और लोहे का मतलब कि एल्युमिनियम के मतलब कि बर्तन बनाने में, यानी हर तरह की जो धातु होती है ना हमारे लिए उपयोगी होती हैं। क्लियर हो गया? यानी जो हमारे दैनिक जीवन के लिए इन मशीन हो गया, मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बर्तन है, हर तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, अगर कोई पूछे आपसे तो धातु कौन सी धातु ऐसी जिसको चाकू से हम काट सकते हैं, कौन सी धातु ऐसी होती है जिसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है, कौन सी धातु ऐसी जो तन्य होती है, इनके बारे में तन्यता क्या होती है, चाकू से काटने वाली कौन सी होती है, गलनांक क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि ये ना सबसे भारी धातु कौन सी होती है, धातु मतलब प्रतिक्रियाशील कैसे होती है। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कपड़े धोने के लिए कौन साबुन होता है, इनको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा फ्रेंड्स? कल हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश किस प्रकार से कार्य करता है। क्लियर हो गया? यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो कैसे चेंज हो जाता है, इसके बारे में कल हम जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही जो ई बुक की बनाई गई है उनको परचेज करें। कुछ डाउट होता है तो आपको नंबर हर पेज के ऊपर दिए गए हैं, तो आप उन पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। कुछ डाउट होता है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। एंड पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, क्योंकि धातु और अधातु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। थैंक यू।